हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो लर्नर्स, मेरा नाम नेहा है और मैं आज आपको एचटेट टीजीटी इकोनॉमिक्स का जो हमारा लास्ट ईयर 2023 का पेपर था उसमें जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन था उसका मैं आज आपको सोल्यूशन कराऊंगी। तो भाई देखो, हमें पता है कि जो हमारा टीजीटी का एग्जाम होता है जिसको हम लेवल 2 का एग्जाम कहते हैं, किसका लेवल 2 का एग्जाम कहते हैं हम टीजीटी को। उसमें जो हमारा एसएस का पार्ट होता है यानी कि सोशल स्टडीज का पार्ट होता है जिसमें हमारे क्या होती है, चार टॉपिक्स आते हैं यानी कि हमारे चार सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और हमारी जियोग्राफी और हमारी इकोनॉमिक्स। तो भाई जो इसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट है मैं आपको वो करवाऊंगी। जो भी हमारे जो हमारा लेवल 2 का टीजीटी का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको सभी को आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। भाई देखो, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जरूर बताइएगा क्लास के एंड में आपको ये क्लास कैसी लगी। तो भाई देखो, सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या दी हुआ है, दो लिस्ट दी हुई है, हमें दो लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साधन। साधन का मतलब होता है फैक्टर, और प्रतिफल मतलब कि साधन के बदले हमें उसका क्या मिला, क्या रिटर्न मिला। भाई देखो, हम क्वेश्चन देखते ही समझ गए कि क्वेश्चन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। हम देखते समझ गए कि क्या दिया हुआ है, फैक्टर्स दिए हुए हैं और फैक्टर्स के बदले हमें क्या रिटर्न मिलता है ये दिया हुआ है। तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। क्या, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन फलन। क्या बोलते हैं हम हिंदी में प्रोडक्शन फंक्शन को, उत्पादन फलन। तो भाई उस उत्पादन फलन में, प्रोडक्शन फंक्शन में हम पढ़ते हैं कि हम कुछ फैक्टर्स को लगा के, कुछ इनपुट्स को लगा के क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कुछ आउटपुट तैयार करते हैं। मतलब कि क्या है, मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई पर्सन है यानी कि कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है। वो क्या चाहता है कि चलो मैं एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगाता हूँ। अब उसके लिए क्या चाहिए उसको, मान लो उसने क्या सोचा कि मैं एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगाता हूँ। क्या फैक्ट्री लगाता हूँ, इन शॉर्ट बोले तो मैं एक बेकरी का काम करता हूँ। ठीक है भाई, अब क्या है, उसको उसके लिए क्या चाहिए, उसको सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब बिस्किट बनाने के लिए हमें पता है कि उसमें क्या चाहिए, उसमें हमें शुगर चाहिए, हमें उसमें हम आटे के बिस्किट होते हैं, सूजी के बिस्किट होते हैं, और भी जो उसमें क्या होते हैं, और भी जो उसमें क्या होते हैं, हमें उसके लिए कुकिंग ऑयल चाहिए, फ्यूल चाहिए। ठीक है, और इन सभी को कौन बनाएगा, उसके लिए उनको क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए। फिर कहाँ पर बैठकर वो काम करेंगे, उसके लिए हमें कुछ लैंड चाहिए, कुछ जगह चाहिए। ठीक है, और जो इन सब कामों को कर रहा है, मतलब कि जिसका ये आइडिया है, वो कौन है, इंटरप्रेन्योर। वो कौन है, इंटरप्रेन्योर। इन सभी चीजों को यूज करके, इन सभी चीजों को यूज करके वो क्या बना रहा है, बिस्किट बना रहा है। तो ये सभी क्या है, फैक्टर्स है यानी कि इनपुट्स है। और इन सभी चीजों को तैयार करके, यूज करके उसने क्या किया, आउटपुट तैयार किया। आउटपुट क्या हुआ, उसका बिस्किट हो गया। तो भाई हम ये सभी पूरा, तो पूरा ये पूरा सिस्टम है यानी कि जो पूरी प्रोसेस है ये सब हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं। उस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जब हम लेबर को लगाते हैं, तो भाई देखो, अब हम लेबर को लगाएंगे यानी कि मजदूर को लगाएंगे, तो उसके बदले हमें उसको क्या देना पड़ेगा, श्रम के बदले हमें उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने किसी से कोई जमीन किराए पर ली। ठीक है, अब हमारे पास उतनी जमीन नहीं है कि हम वहां पर पूरा अपना जो ये काम है वो स्टार्टअप कर सके, सेटअप कर सके। तो हमने क्या लिया, लैंड को रेंट पे ले लिया। लैंड को रेंट पर लेने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा वहां पर लगान यानी कि रेंट देना पड़ेगा। लैंड के बदले हमें क्या देना पड़ेगा, लगान, रेंट देना पड़ेगा। और लेबर को क्या देनी पड़ेगी, वेजेस। फिर पूंजी। भाई पूंजी क्या क्या मिलेगा, कैपिटल। मतलब कि हम हमने क्या किया, अब हमारे पास इतने पैसे है नहीं कि जितने पैसे हमारे पास, तो थोड़े से ही पैसे थे। अब थोड़े पैसे हमें कहीं से क्या लेने पड़ेंगे, उधार लेने पड़ेंगे। तो हमने कैपिटल क्या की, बोरो कर ली। हमने कहीं से अगर पैसा लिया तो हमने उसे पर क्या देना पड़ेगा। मान लो आपने बैंक से लोन ले लिया, मान लो आपने बिजनेस करने के लिए बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। ठीक है, अब लोन पर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, अब वो पर्सन है,
अब उसने फैक्ट्री लगाने की सोच ली, उसके पास थे 10,000 रुपए, ठीक है। अब उसको लगा कि भाई काम तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मुझे लोन की जरूरत पड़ेगी और मैं पास से कहाँ से उधार लूं। तो वो जाता है बैंक के पास, बैंक से वो लोन लेता है और लोन मिल जाता है उसको, और लोन पर उसको क्या चुकाना पड़ता है, ब्याज। तो उसको कैपिटल पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब भाई क्या है, अब उसने फैक्ट्री लगा ली, रॉ मटेरियल खरीद लिया, लेबर्स हायर कर लिए, और जहां पर उसने वो जगह ली थी, सेटअप किया था, उसके बदले वो रेंट दे रहा है। तो इन सभी को, रॉ मटेरियल को यूज करके उसके लेबर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, काम शुरू करेंगे। फिर वो बिस्किट तैयार करेगा, फिर उसके जब बिस्किट सेल होने लग जाएंगे, वो काम पूरा शुरू हो जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा, उसके बदले उसको मिलेगा प्रॉफिट। तो इंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है यहाँ पर, प्रॉफिट। तो भाई ये होता है इसका परफेक्ट मैच, मतलब कि हम जो फैक्टर्स के बदले हमें उसका क्या रिटर्न मिल रहा है, वो होते हैं हमारे फैक्टर्स का रिटर्न, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट हम प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं। तो इसका सही मैचिंग क्या हुआ, यानी कि लेबर को हम क्या देते हैं, मजदूर को हम क्या देते हैं, वेजेस। लैंड के बदले हमें क्या देना पड़ता है, रेंट। कैपिटल के बदले हम किसी से उधार लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर यानी कि जो बिजनेसमैन है, जिसने पूंजी लगाई है, बाद में उसको क्या मिलेगा, रिटर्न के रूप में प्रॉफिट, यानी कि उसको लाभ होगा। तो इसका सही मैच क्या हो जाएगा, देखो ये प्रोडक्शन फंक्शन की प्रोसेस है, यानी कि उत्पादन फलन का ये क्या है, पूरी प्रक्रिया है। ये उत्पादन फलन की प्रक्रिया है। देखो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इन सभी इनपुट को यूज करके उसने क्या बना दिया, आउटपुट बना दिया। जैसे कि देखो मान लो कार बनाने की फैक्ट्री है, तो छोटे छोटे वो स्पेयर पार्ट्स लेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में, फिर वो कार तैयार कर देंगे। ऐसे ही आप देखते हो घर पर, घर बनाने के लिए हम मिस्त्री मजदूरों को देखते हैं, वो ईंटों को, सीमेंट को यूज करके क्या करते हैं, घर बनाते हैं। मतलब कि इनपुट को यूज करके जब वो एक प्रोसेस करते हैं, उससे क्या हमारा फाइनल आउटपुट तैयार होता है, ठीक है। इसी तरह से फूड है, कंप्यूटर्स है, मतलब कि ये क्या है, फाइनल आउटपुट है। इन सभी चीजों को यूज करके क्या होता है, फाइनल आउटपुट तैयार होता है, ठीक है। लैंड के बदले, भूमि के बदले हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को हमें क्या देना पड़ता है, वेजेस, यानी कि मजदूरी देनी पड़ती है। कैपिटल यानी कि अगर हम कहीं से उधार लेते हैं, तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो उद्यमी है, जिसने वो काम शुरू किया है, जो बिजनेसमैन है, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये तो फैक्टर्स ऑफ जो हमारे प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि जो उत्पादन के कारक होते हैं, उसके बदले हमें क्या प्रतिफल मिलता है, ये इसका सही आंसर है। तो भाई देखो, लेबर वर्कफोर्स यानी कि जो मजदूर होते हैं, वेजेस देते हैं हम उनको, लैंड के बदले रेंट मिलता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये इनके रिवार्ड्स है, यानी कि उसका प्रतिफल है, ठीक है, ये इसका प्रतिफल है। और ये पूरा टॉपिक हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि उत्पादन फलन के अंदर ये पूरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि हमारा जो सही मैचिंग को करेक्ट कर रहा है, हमारा आंसर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो हमने ये कर लिया था। पूंजी के बदले क्या मिलता है, ब्याज, और उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो इसका सही मैच हो जाएगा थर्ड आंसर, ठीक है। तो लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। लैंड के बदले हमें रेंट देना पड़ता है। पूंजी पर हमें रिटर्न के रूप में ब्याज देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट रिटर्न के रूप में, रिवार्ड के रूप में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था, शीर्ष का मतलब होता है टॉप, टॉप यानी कि एपेक्स, यानी कि जो सबसे ऊपर है, सबसे हाई लेवल की है, संस्था यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन है, उसकी पहचान कीजिए। मतलब कि देखो यहाँ पर हम ऑप्शन देखें, आईडीबीआई ये क्या है, प्राइवेट बैंक है, कमर्शियल बैंक है। नाबार्ड, सिडबी, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लिमिटेड। देखो भाई हमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब कि जो टॉप, जो सबसे ऊपरी जो लेवल का इंस्टीट्यूशन है। जो रूरल, रूरल क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोन प्रोवाइड करता है, उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है। यानी कि देखो हम दो तरीके के एरिया पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रूरल सेक्टर, हम पढ़ते हैं अर्बन सेक्टर। रूरल क्या होते हैं, ग्रामीण, यानी कि जो गांव का एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रूरल सेक्टर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में, हमारे देश में जो गांव का एरिया है, रूरल एरिया है, उसमें वित्त के लिए, यानी कि वित्त क्या होता है, फाइनेंस, यानी कि उनको पैसा चाहिए, लोन्स चाहिए, उनको कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, उसकी पहचान कीजिए। तो भाई देखो, सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि आईडीबीआई है तो एक कमर्शियल बैंक है। नाबार्ड
नाबार्ड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका सही आंसर है नाबार्ड। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि नाबार्ड क्यों है। देखो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म को समझते हैं। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। मतलब कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, रूरल का मतलब जो ग्रामीण जो डेवलपमेंट है, यानी कि गांव में विकास के लिए क्या करता है, ये हेल्प प्रोवाइड करता है। तो भाई देखो सबसे पहले समझते हैं ये किसकी रिकमेंडेशन पर, यानी कि बी सीवारमन जो कमेटी थी उसकी सिफारिश पर, बी सीवारमन कमेटी की सिफारिश पर ये बैंक क्या होता है, स्थापित होता है। कब? 1982 में, यानी कि 1982 में बी सीवारमन कमेटी की, बी सीवारमन कमेटी की सिफारिश पर, मतलब कि ये जो बी सीवारमन कमेटी है, कमेटी बनाई जाती है, उनकी सिफारिश पर ये रेकमेंड करते हैं कि ये बैंक को क्या किया जाए, नाबार्ड की स्थापना की जाए। कब? 1982 में। इसका एक्ट कौन सा है? तो भाई देखो एक्ट पूछा जाए तो 1981 एक्ट के तहत, 1981 एक्ट के तहत पी सीवारमन कमेटी के द्वारा 1982 में किसकी स्थापना होती है, इसकी, नाबार्ड की। ठीक है, एक पॉइंट हमें ये समझ में आ गया कि नाबार्ड की स्थापना होती है। फिर ये क्या करता है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, यानी कि जो कृषि से संबंधित होता है। भाई देखो ज्यादातर क्या होता है, जो हमारा रूरल सेक्टर है, यानी कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहीं पर कृषि वगैरह का काम होता है, खेती बाड़ी होती है, हमें सभी को पता है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो हम जब हमारा जब हाईवे क्रॉस होता है तो थोड़े से गाँव का एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर हम खेत खलिहान देखते हैं। तो जो एग्रीकल्चर होता है वो ज्यादातर क्या होता है, रूरल एरिया में होता है। तो ये रूरल जो हमारा एरिया है, तो वहां पर जो एग्रीकल्चर है, यानी कि जो खेती बाड़ी है, कृषि है, उसको क्या करते हैं, क्रेडिट फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ आरबीआई। और ये जो एग्रीकल्चर रीफाइनेंस है और उनको क्या करते हैं, ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर हेल्प प्रोवाइड करते हैं, इसको, रूरल सेक्टर को। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब देखते हैं भाई क्या है एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई, मतलब कि आरबीआई ने क्या किया, क्योंकि देखो आरबीआई क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई ने क्या किया कि भाई अब मुझसे ये सभी सिस्टम नहीं संभाला जा रहा, तो उन्होंने क्या किया, एक जो रूरल एरिया है उसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सजेशन दिया कि भाई इनकी एक कमेटी बनाई जाए और एक अलग से रूरल एरिया को फाइनेंस करने के लिए इस तरह का काम किया जाए। ठीक है, तो भाई अभी ये हो गया नाबार्ड की स्थापना। अब देखो आगे क्या होता है, मिनिस्ट्री क्या है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब कि इसको कौन, इसकी जो प्रशासनिक है, जिसको जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। ठीक है, इसका विजन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, डेवलपमेंट बैंक फॉर नेशन फॉर फोस्टरिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो ग्रामीण प्रोस्पेरिटी है, ग्रामीण समृद्धि है, उसको क्या करना, उसको डेवलप करना, उसको विकसित करना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। ओनरशिप, ओनली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो इसकी पूरी जो ओनरशिप है, पूरा जो इसका मालिकाना हक है वो किसके पास है, भारत सरकार के पास है। इसका मिशन क्या है, इसका मिशन क्या है, प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर, मतलब कि सस्टेनेबल पूरी तरह से प्रमोशन करना, मतलब कि बढ़ावा देना किसका, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब संसार, मतलब कि जो हमारी सभी को एक साथ, सभी का क्या है, इक्वालिटी के साथ सभी का विकसित हो। एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है और जो ग्रामीण विकास है उसका पार्टिसिपेशन हो, इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन में। तो ये इसकी मिनिस्ट्री हो गई, ये सभी हमने इसमें कर लिया। ठीक है, ये होता है नाबार्ड। अब हमें समझ में आ गया कि नाबार्ड क्या है, एक टॉप यानी कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है किसकी, रूरल फाइनेंसिंग के लिए भारत में। तो क्वेश्चन हमें पता चल गया कि एपेक्स क्या है, मतलब कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए, यानी कि जो रूरल एरिया के लिए जो टॉप संस्था है, शीर्ष संस्था, वो क्या है, नाबार्ड है। ये 1982 में पी शिवारमन कमेटी के द्वारा, पी शिवारमन कमेटी के द्वारा स्थापित की गई। एक्ट कौन सा था, 81 एक्ट के तहत। ठीक है, और ये क्या करती है, एग्रीकल्चर क्रेडिट और रूरल फाइनेंस डेवलप को बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है। ठीक है, अब जो हमारे तीन ऑप्शंस है उनको समझते हैं, आईडीबीआई, सिडबी और हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, ये तीनों क्यों नहीं है, ये तीनों क्यों नहीं है, इन तीनों को समझते हैं। भाई देखो नाबार्ड तो मैंने बता दिया कि नाबार्ड क्यों है, इन तीनों को समझते हैं। तो देखो भाई जो आईडीबीआई है ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म समझते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक फॉर इंडिया। तो देखो जो आईडीबीआई है
फोकस प्राइमरली ऑन इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो देखो भाई नाम से ही है इंडस्ट्रियल फाइनेंस, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्री है ये किस पर फोकस करता है, इंडस्ट्री पर, ना कि एग्रीकल्चर पर। तो इसके नाम से ही हमें पता चल गया ये इंडस्ट्री पर फोकस करता है, फाइनेंस पर, ये एग्रीकल्चर पर और रूरल पर फोकस नहीं करता, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। While it might have some indirect involvement in rural areas, it is not apex institution। और ये क्या है, apex institution नहीं है रूरल फाइनेंस का। हालांकि ये क्या है, इसकी थोड़ी बहुत क्या है इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि थोड़ा बहुत ये क्या है कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड करता है, इसका थोड़ा बहुत इसमें क्या है इन्वॉल्वमेंट है, ये इससे जुड़ा है किसमें, रूरल एरिया में। लेकिन ये क्या है एपेक्स इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है, हमारा नाबार्ड है। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन यानी कि शीर्ष संस्था है। क्या है, शीर्ष संस्था है किसकी, भारत सरकार के द्वारा, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशन करता है, मतलब कि वित्तीय रूप से हेल्प करता है। मतलब कि देखो गांव में आप देखते हो छोटे छोटे बैंक होते हैं, कि ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल ग्रामीण बैंक, जिसको हम आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। तो वहां पर क्या है, ये नाबार्ड के ही अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जिम्मेदार है, क्या जो नाबार्ड है वो जिम्मेदार है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो कृषि और ग्रामीण विकास से जो संबंधित विकास है उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है कि उनका वो विकास करेगा। इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग एंड सपोर्ट टू वेरियस इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, उनको रीफाइनेंसिंग, उनको वित्तीय रूप से क्या करता है, सहायता करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि उनको एक पिलर के रूप में, एक खंबे के रूप में, स्तंभ के रूप में अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आरआरबी हो गई, से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हो गए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, उनको इन्वॉल्व करके रूरल लैंडिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिडबी की। सिडबी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया। ये किस पर फोकस करता है, सिडबी किस पर फोकस करता है, फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है, एमएसएमई सेक्टर से जिनको हम बोल सकते हैं आज के टाइम में, यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं, सिडबी किस पर फोकस करता है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री को। ठीक है, और आईडीबीआई किसको फोकस करता है, आईडीबीआई किस पर फोकस करता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस को। तो ये क्या है, while some of these industries may be in located in rural area। लेकिन अब हम देखो कि गांव में भी क्या है, कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्री, कुछ छोटे मोटे क्या है स्तर पर क्या है इंडस्ट्री लगी हुई है, किसी ने अपना घर पर ही क्या है एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है। लेकिन ये क्या है, रूरल फाइनेंस पर नहीं काम करता, ना ही ये क्या है एपेक्स भी, एपेक्स बॉडी भी नहीं है, एपेक्स बॉडी तो सिर्फ नाबार्ड ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा HSC, यानी कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक लिमिटेड। ये क्या है, स्टेट लोकल कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि राज्य स्तर पर, स्टेट का मतलब होता है राज्य, तो राज्य स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, सहकारी बैंक। कोऑपरेट का मतलब होता है किसी को सहायता करना, किसी को कोऑपरेट करके चलना, मतलब कि उसके साथ एक सहायता के रूप में चलना। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो हमें कोऑपरेटिव से ही पता चल गया। तो ये एपेक्स तो अपने आप में बन नहीं सकता, तो एपेक्स तो क्या है, नाबार्ड ही है। वाइल इम्पोर्टेंट इन रूरल फाइनेंस इन इंडिया, लेकिन ये क्या है, एक रूरल फाइनेंस में तो काम करता है, लेकिन एपेक्स नहीं है, इट इज नॉट एपेक्स नेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये सभी तीनों ऑप्शन को हमने समझ लिया, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल बैंक को, सिडबी को और आईडीबीआई को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, नाबार्ड होता है। हमें पता चल गया कब एस्टेब्लिश हुआ था नाबार्ड, बीसी वारामन कमेटी के द्वारा 1982 में, 1981 एक्ट के तहत। ठीक है, और ये क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार के द्वारा, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। और इसका विजन क्या है, डेवलप करना किसको, रूरल प्रोस्पेरिटी को और एग्रीकल्चर सेक्टर को, रूरल एरिया के। ठीक है, तो ये होता है हमारा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, अब देखो, नाबार्ड वर्क्स विद सपोर्ट्स ऑफ वैरायटी ऑफ बैंक्स। तो देखो भाई, अब आपको ये भी पता चलना होना चाहिए कि नाबार्ड खुद लोग, खुद मतलब कि जो ये हमारे जो गांव में एरिया में जो खेती करने वाले किसान लोग हैं, या गांव में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, वो क्या है, नाबार्ड के पास नहीं जाते। नाबार्ड क्या है, अपनी जो ब्रांचेस है वो खोल देता है, जैसे कि आरआरबी हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। तो नाबार्ड क्या करता है, अपने सपोर्ट से वैरायटी ऑफ बैंक, मतलब कि अलग अलग जो बैंक है, मतलब अलग अलग तरीके की जो बैंक की संस्थाएं है, इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रूरल क्रेडिट की, भाई आप इतना अमाउंट
ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखिए, उनके विकास के लिए रखिए। जो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनके जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स है, उसके लिए इतना आप पैसा एक साइड पर रखिए और उससे उनका आप विकास कीजिए। मतलब कि ये जो रूरल रीजनल बैंक है, ये गाँव में ही होंगे, तो ये उनका काम है। तो जैसे हम देखते हैं आपके गाँव में भी जो स्टूडेंट गाँव में रहते होंगे, तो वहाँ पर आरआरबी होते हैं। जैसे जो कमर्शियल बैंक है, जैसे पीएनबी है, अ क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पर क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक होते हैं। गाँव में, हर एक गाँव में एक छोटी-छोटी ब्रांच होती है, आप सभी को पता होगा जो बच्चे गाँव से होते हैं। तो नाबार्ड प्लेस, जैसे कि हम आरआरबी के बारे में पढ़ते हैं, नाबार्ड प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन सुपरवाइजिंग रीफाइनेंसिंग ऑफ आरआरबी। तो मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण क्या करता है, रोल प्ले करता है, एक मुख्य भूमिका निभाता है सुपरवाइजिंग, मतलब कि उसको सुपरवाइजिंग करने में, किसको, रीफाइनेंसिंग करने में आरआरबी को, यानी कि जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है, उनमें विच स्पेसिफिकली डिजाइन टू cater द क्रेडिट टू नीड्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन। मतलब कि जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये बैंक स्पेशली तैयार किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक होते हैं सहकारी बैंक। क्या होते हैं, सहकारी बैंक। इट इंक्लूड्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एससीबीज, यानी कि जो राज्य के सहकारी बैंक होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के, उस शहर के, स्टेट का मतलब राज्य और डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, मतलब कि कोई शहर। तो जो उस इसमें उन सभी बैंकों को या उन सभी जिले के सहकारी बैंकों को शामिल किया जाता है जो इसके तहत काम करते हैं। नाबार्ड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू दीज कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन व्हिच हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन रूरल एरियाज। तो भाई देखो, जैसे कि अब हम देखते हैं कि एक बैंक है, जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक, उसका एक कोऑपरेटिव बैंक भी होता है। कई जगह आपके आसपास आपने देखा होगा। तो ये बैंक क्या करते हैं, नाबार्ड इन कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, गाइडेंस देता है। गाइडेंस मतलब उनको इस तरह की गाइडलाइंस देता है, इस तरह के उनको दिशा निर्देश देता है कि आपको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन को ओपन करना है और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस करनी है रूरल एरिया में, और जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है, उनकी जो जरूरत है उसको पूरा करना है। ये होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। फिर आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को हम हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, जो हमारे शहरों में भी होते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, एक ब्रॉडर स्कोप है, मतलब कि इसका एक थोड़ा सा बड़ा एरिया है। ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, रूरल लैंडिंग में। किसमें, नाबार्ड प्रोवाइड करता है इनको फाइनेंशियली रीफाइनेंस सपोर्ट टू कमर्शियल बैंक फॉर देयर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो नाबार्ड इनको भी क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। देखो भाई, जो जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, इन्हीं के ही रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आपको पता होगा। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, जैसे कि पीएनबी है, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओबीसी बैंक है। ठीक है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक है जिसमें हम अपनी क्या करते हैं, डिपॉजिट को क्या करते हैं, जमा करते हैं, और हम बैंक से लोन लेते हैं, वो होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के ही रीजनल रूरल बैंक होते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होते हैं। ठीक है, फिर होती है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अन्य वित्तीय संस्थाएं। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कि अन्य वित्तीय संस्थाएं। नाबार्ड ऑल्सो वर्क्स विद वेरियस अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब कि नाबार्ड क्या है, और भी कई तरीके की, जो कई प्रकार की जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, जो रूरल फाइनेंस करते हैं, यानी कि जो ग्रामीण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, उनके साथ जुड़ा है। सच एज नॉन बैंकिंग कंपनीज, जैसे कि कुछ नॉन बैंकिंग कंपनीज हो गई, कुछ माइक्रो इंस्टीट्यूशन हो गए, कुछ छोटी मोटी जो संस्थाएं हो गई, जो लोन्स प्रोवाइड करती है, उनके साथ भी नाबार्ड क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, उनके साथ भी नाबार्ड काम करता है। तो भाई देखो, हमें पता चल गया कि एक तो हमें पता चल गया कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 1982 में। किसकी सिफारिश पे, बी सीवारामन कमेटी की सिफारिश पे। कौन सा एक्ट था, 1981 का एक्ट था। और आरआरबी, हमें पता चल गया आरआरबी भी किसके अंडर काम करता है, नाबार्ड के। कमर्शियल बैंक भी नाबार्ड के अंदर काम करते हैं। ठीक है, और कौन सा करता है भाई, और कोऑपरेटिव बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो भाई ये चार नाबार्ड के अंदर काम करते हैं। ठीक है, नाबार्ड इनको क्या करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और ये अपनी क्या करते हैं, अपनी संस्थाएं, अपनी ब्रांचेस गांव में खोलते हैं, और गांव के जो पॉपुलेशन है उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन देयर इज नो वर्क, जब खेतों में काम करने के लिए
कोई काम ना हो। भाई देखो, खेतों में काम करने के लिए काम ही नहीं है, मतलब कि वो बंदे के पास खेत में काम करने के लिए काम नहीं है। भाई देखो, अब कई बार क्या होता है, मान लो कुछ ऐसे सीज़न होते हैं कि अब खेतों में काम नहीं है, तो उस टाइम पर वो क्या होता है, वो बंदा फ्री होता है और उसको काम की तलाश है। क्यों भई, अब वो खाली रह नहीं सकता, उसको अपनी बेसिक नीड्स भी, यानी कि उसको अपने जो जीवन की जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसको भी पूरा करना है। अब वो क्या करेगा, वो कहीं और काम ढूँढेगा, ठीक है? अब खेत में वो काम कर रहा है, मान लो कोई गाँव में रहने वाला बंदा है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला बंदा है, पर्सन है, अब वो क्या करेगा? खेत में काम नहीं है, अब वो क्या करेगा? शहर जाएगा। नौकरी की तलाश में शहर जाएगा, नगरीय क्षेत्र में की ओर जाते हैं। इस प्रकार की बेरोज़गारी को, तो इस प्रकार की बेरोज़गारी को हम क्या कहेंगे? तो भई देखो, बेरोज़गारी को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेरोज़गारी क्या होती है? मान लो कोई इंसान काम करना चाहता है, कोई इंसान काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, तो काम मिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये पर्सन बेरोज़गार है। वो काम करने का इच्छुक है, वो काम करने के लिए विलिंग है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? ये बहुत तरह की होती है, इसको हम किसी एक दिन पूरी क्लास में मतलब कि हम एक पूरी क्लास करेंगे इस टॉपिक पे, जिसमें हम समझेंगे। अभी हम क्या है, पूरे इस क्वेश्चन को समझते हैं कि खेतों में काम नहीं है और उसको पैसे भी कमाने हैं, काम वो करना चाहता है, वो काम की तलाश में नगर में आ गया, शहर में आ गया, तो इस तरह की बेरोज़गारी को क्या कहेंगे? भई देखो, काम वो करना चाहता है लेकिन काम मिल नहीं रहा है। लेकिन जो पर्सन अपनी मर्ज़ी से खाली है, मतलब कि हमारे हरियाणा में कहें, काम करना ही नहीं चाहता, उसको हम कहेंगे वो काम नहीं करना चाहता, तो उसको हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे ये खुद ही नहीं करना चाहता या ठल्ली, ठीक है? हम किसकी बात कर रहे हैं कि वो काम की तलाश में दूसरी जगह जा रहा है, कि लोग नौकरी की तलाश में दूसरी जगह जा रहा है, तो इस प्रकार की बेरोज़गारी कहलाती है। देखो भई, ये कहलाएगी हमारी सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोज़गारी समझते हैं इसको। क्या? सीज़नल। सबसे पहले हम समझते हैं, भई देखो, अब खेती-बाड़ी हो गई, मौसम ऐसा है, ठीक है? अब वो सारी गेहूँ वगैरह की फसल कट गई, अब काम करने के लिए खेतों में कोई नहीं है, मतलब कि कुछ काम नहीं है। अब उसको अपना घर चलाना है, फैमिली की ज़रूरत पूरी करनी है, खुद की ज़रूरत पूरी पूरी करनी है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, तो इसको हम कहेंगे मौसमी बेरोज़गारी। मतलब कि एक मौसम होता है, सीज़न कहते हैं हम इसको, सीज़न कहते हैं। देखो, अब देखो क्या होता है, अभी क्या है, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जनवरी से पहले, यानी कि नवंबर के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, अ, शादियों का सीज़न हो जाता है, वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है हमारे नॉर्थ इंडिया में। वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है नवंबर के मिड तक, ठीक है? अब हम शादियों में जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं बैंड वाले होते हैं, या ढोल वाले होते हैं, तो ये इनका एक सीज़न होता है, ये उनका एक सीज़न होता है। उसके बाद वो क्या होता है, फिर फरवरी, मार्च तक शादी मतलब का जो सीज़न होता है, वो चलता रहता है। मार्च के बाद जो शादियाँ होनी होती है, वो कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इनका सीज़न थोड़ा-सा कम हो जाता है। उस टाइम पर वो लोग क्या होते हैं, खाली हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, उनके पास काम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, दूसरे काम की ओर तलाश करते हैं। मतलब कि जब उन्होंने अपने सीज़न में तो काम किया, जो उनका प्रोफ़ेशन था वो फ़ॉलो किया, उसके बाद जब वो कुछ और काम करते हैं, कुछ और काम ढूँढते हैं या कहीं और जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से ये खेतों का मैंने इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग खेतों में काम करने के लिए अब वो लोग शहरों में आ गए काम की तलाश में, तो ये कहेंगे मौसमी बेरोज़गारी, ठीक है? तो भई देखो, क्या होती है, seasonal unemployment occurs when jobs are available only during certain times of year। मतलब कि एक साल है, मतलब कि एक साल है, ठीक है? अब मैंने कि जैसे कि आपको एग्जांपल दिया कि शादियों का सीजन है, ठीक है? और जो बैंड वगैरह बजाते हैं, या ये जो जिनका ये काम होता है, ठीक है? कैटरिंग का काम हो गया, जिनका ये कैटरिंग का काम हो गया, बैंड का काम हो गया, जब तो इनका सीज़न है ये अर्निंग कर लेंगे, उसके बाद फिर इनको कोई और काम देखना होता है, ठीक है? तो ऑफर रिलेटेड विद वेदर पैटर्न और हार्वेस्टिंग सीज़न, यानी कि जब हमारा ये जो वेदर पैटर्न होता है, यानी कि जो हमारा बुआई वगैरह का काम होता है खेती में, तो उस टाइम तो इनके पास काम होता है, जब वो काम हो जाता है, उसके बाद इनकी डिमांड नहीं रहती। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइम एग्ज़ाम्पल इज़ देयर हाई डिमांड ऑफ लेबर ड्यूरिंग प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। मतलब कि जब हमें बुआई करनी होती है, प्लांटिंग करनी होती है, जब तो लेबर्स की उनके पास बहुत डिमांड करते हैं। जब उनको कटाई करनी होती है, जैसे कि हम अप्रैल-मार्च में जब हमारे यहाँ गेहूँ की कटाई होती है, उस टाइम पर इनके लिए उनको लेबर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? लिटिल नो वर्क ड्यूरिंग अदर्स टाइम, और जो टाइम होता है, साल का जो और समय होता है,
उस टाइम इनको लेबर्स की जरूरत नहीं होती, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, जो लेबर्स वहां लगे होते हैं उनको दूसरा काम तलाश करना होता है। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो यहाँ पर क्या है, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या कर रहे हैं, उनके एक सीजन की वजह से, मतलब कि काम करने की वजह से वो दूसरी जगह चले जाते हैं, सीजन की वजह से, मौसम की वजह से, तो वो क्या होता है, हमारा मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, अब हम और जो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, स्ट्रक्चरल, डिसगाइज्ड और साइक्लिकल, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, इसको समझते हैं। ये क्या कहते हैं ऑप्शन हमारे, ये क्यों नहीं है। तो देखो, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज ऑफ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स ऑफ वर्कफोर्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड अवेलेबल जॉब्स। तो देखो, संरचनात्मक मतलब कि वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि अब कोई पर्सन है, कोई इंसान है, बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी उसकी स्किल्स है, मतलब कि अब उसको एचआर का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी वो जॉब कर रहा है, लेकिन वो क्या है, उसको जॉब मिल गई क्लैरिकल की, तो वो उसके काम से, उसके इंटेलिजेंसी से मिसमैच हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसकी स्किल के साथ वो मिसमैच हो रही है, तो इस तरह का जो मिसमैच होता है, ये क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चरल क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, यानी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। तो दिस मिसमैच कैन बी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चेंज इन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब भाई देखो, अब एक फैक्ट्री की बात करते हैं। एक फैक्ट्री में क्या है, पहले मशीनों को यूज करने के लिए क्या है, उनको 20 लेबर्स की जरूरत थी, 20 लेबर्स काम करते थे एक फैक्ट्री में। अब क्या है, नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है, नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई है। अब उन मशीनों को चलाने के लिए उन 20 मजदूरों के पास इतनी स्किल्स नहीं है, इतनी स्किल्स नहीं है। ठीक है, अब उन मशीनों को हाई जो स्किल्ड है, जो हाई जो परफॉर्म पर्सन है, जिसके पास ट्रेनिंग है, वो चलाएगा। तो इस तरह जो पहले वाले मजदूर थे उनके पास स्किल्स नहीं है, और जो अब मजदूर आएंगे, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या है, छिपी बेरोजगारी, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या होता है, देखो, ये जो छिपी बेरोजगारी होती है ना, ये नॉर्मली कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे, यानी कि कृषि क्षेत्र में। हम देखते हैं कि छोटा सा खेत है, कोई मान लो छोटा सा खेत है, वहां पर उस काम को करने के लिए, उसको काम को करने के लिए बहुत सारे लगे होते हैं लोग, और वो क्या होते हैं, धीरे 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 कर होते हैं। तो मतलब कि इतनी जरूरत नहीं होती काम करने के लिए लोगों की, फिर भी ज्यादा लगा दिए जाते हैं, तो उनसे जो मिलने वाला जो कंट्रीब्यूशन है, जो आउटपुट है, वो क्या होता है, जीरो आता है। तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो नोन एज हिडन एम्प्लॉयमेंट, इसको हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। अकर्स व्हेन मोर पीपल्स एम्प्लॉयड इन जॉब, मतलब कि काम थोड़ा है, काम 4 बंदों का, और हमने लगा दिया वहां 10 बंदे। ठीक है, काम 4 बंदों का और हमने वहां लगा दिया 10 बंदे, तो भाई जो 6 एक्स्ट्रा बंदे हैं वो काम नहीं करेंगे, वो इधर उधर क्या है, टाइम वेस्ट करेंगे, तो इससे जो मिलने वाला आउटपुट है, या उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो जीरो होगा। तो एक्चुअली कितने नीडेड थे, थोड़े थे, और ज्यादा हमने लगा दिए। दिस इज ऑफन सीन इन फैमिली फार्म्स और स्मॉल बिजनेस where extra family members work but their contribution is output is negligible और zero। तो इस तरह का जो जो हम एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या होता है, हम जो छोटा बिजनेस होता है, जहां पर वो क्या है, अपने ही फैमिली मेंबर्स को लगा देते हैं कि भाई चलो सब मिलकर काम करेंगे, तो जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि जो उनका उस काम करने में समर्थन होता है, सहयोग होता है, वो ना के बराबर होता है या फिर जीरो होता है। अगर उनको हम निकाल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही प्रोडक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा। मान लो मैंने देखो आपको खेत का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, अब खेत में क्या कर रहे हैं, कुछ कटाई कर रहे हैं, यहाँ भी मजदूर लगे हुए हैं, यहाँ भी मजदूर लगे हुए, यहाँ भी लगे हुए, यहाँ भी लगे हुए, मतलब कि 12 मजदूर लगे हुए हैं। हालांकि हम क्या है, 4 से भी काम चला सकते थे, तो जो 8 एक्स्ट्रा है, वो क्या है, हिडन, मतलब कि वो क्या है, जो उनसे मिलने वाला जो हमें कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है, नेग्लिजिबल है या फिर जीरो है, उनको हम हटा भी देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 से भी हमारा काम चल सकता। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर छिपी बेरोजगारी। फिर है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल का मतलब होता है जैसे एक चक्र चलता है इस तरह से, ठीक है, साइक्लिकल का। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड इन फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव। जैसे क्या होता है, एक हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में कई बार क्या होता है, बूम आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करती है। इस तरह ही क्या होता है, जैसे रिसेशन आता है इकोनॉमी में, मंदी आती है, तो क्या होता है, जो हमारा इकोनॉमी है
वो डाउन चला जाता है, यानी कि नीचे की तरफ चला जाता है। जब हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, मतलब कि सारी इकोनॉमी बंद पड़ी है, किसी के पास कोई काम नहीं है, सब मार्केट पूरी तरह से बंद पड़ी है, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी गुड्स की जो डिमांड है, किसी भी जो वस्तु की डिमांड है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब वस्तु की डिमांड नहीं होगी तो भाई जो फैक्ट्री के जो मालिक है वो क्या कहेंगे, काम बंद कर देंगे। अब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो वो सामान क्यों बनाएंगे, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन कर देंगे बंद, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ही नहीं करवाएंगे तो वो फैक्ट्री में जो काम करने वाले लेबर्स है, मजदूर है, उनको वो सैलरी कहाँ से देंगे, तो उसके वो क्या करेंगे भाई, जो लेबर्स है ना उनको निकाल देंगे, भाई आप जाओ, काम तो हम कर नहीं रहे। तो इससे क्या होगा, उनकी जॉब चली जाएगी, लीडिंग टू जॉब लॉसेस अक्रॉस वेरियस सेक्टर। इससे क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जब इकोनॉमी में सुधार आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, फिर उनको काम मिलेगा, और ये ऐसे एक प्रोसेस चलती है। इसको हम कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि खेतों में काम करने के लिए, व्हेन देयर इज नो वर्क डू ऑन फार्म्स, मतलब कि खेतों में काम करने के लिए काम नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं। तो सीजन की बात करें, मतलब कि खेतों का एक सीजन होता है, क्या है, एक सीजन होता है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इन तीनों ऑप्शंस को भी हमने जो बचे हुए थे इनको भी हमने समझ लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन कहता है हमारा नेक्स्ट, SDG, यानी कि SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडेक्स, यानी कि हमारी जो इंडिया की इंडेक्स रिपोर्ट है 3.0 रिपोर्ट में हरियाणा किस श्रेणी में आता है, यानी कि जो हमारा स्टेट है हरियाणा, ठीक है, उसमें हरियाणा किस कैटेगरी में आता है। तो भाई देखो हम कैटेगरी देखते हैं, यहाँ पर चार कैटेगरी है, अचीवर्स, यानी कि जो चार कैटेगरी बनाई हुई है, अचीवर्स, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पायरेंट, ठीक है, चार कैटेगरी बनाई हुई है। जो अचीवर में आता है, मतलब कि 100 जिसका स्कोर है, 65 से 99 तक जिनका स्कोर है वो फ्रंट रनर में आते हैं। परफॉर्मर जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में है वो परफॉर्मर में आते हैं। जिनका स्कोर एस्पायरेंट में है, यानी कि 0 से 49, जिनका स्कोर 0 टू 49 में है वो एस्पायरेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन है कि हरियाणा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडिया का इंडेक्स हुआ है 3.0 की जो रिपोर्ट है उसमें हरियाणा किस कैटेगरी में आता है। तो भाई देखो हाल ही में ये रिपोर्ट आई थी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, उस ये जो क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल इंडिया इंडेक्स है, ये क्या करता है, मेजर करता है, क्या करता है, मेजर करता है। मेजर का मतलब होता है माप करता है, किसी चीज को माप करता है, माप का मतलब किसी चीज को आकलन करता है, किसी चीज की असेसमेंट करता है, इसकी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है किसी चीज में कितनी प्रगति हुई है, कितनी उन्नति हुई है। ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि जितने भी भारत में राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, जितने भी भारत में राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने कितनी अचीवमेंट्स की है, कितनी उन्होंने तरक्की की है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ये किसने सेट किया था, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। द इंडेक्स यूजेस स्कोरिंग सिस्टम, तो ये जो इंडेक्स है एक स्कोरिंग सिस्टम को यूज करता है, ठीक है। जो ये इंडेक्स है, इंडेक्स क्या होता है, एक माप, ठीक है, ठीक है, इंडेक्स होता है एक माप। तो ये जो इंडेक्स है ये क्या यूज करता है, स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है, स्कोरिंग सिस्टम। तो जैसे कि हमने देख लिया अचीवर्स के जो है 100, ठीक है, और फ्रंट रनर 65 टू 69, परफॉर्मर 50 टू 64 और एस्पायरेंट 0 टू 49। तो देखो यहाँ पर क्या है, इंडिया क्या है, जो इंडिया में जो हमारा हरियाणा है, जो हमारा हरियाणा है वो आता है फ्रंट रनर में, यानी कि जो सेकंड कैटेगरी है फ्रंट रनर, हमारा हरियाणा फ्रंट रनर में आता है। मतलब कि अभी हरियाणा का जो स्कोर है वो 65 और 99 के बीच में लाई करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया की जो इंडेक्स रिपोर्ट है 3.0 उसमें हरियाणा किस कैटेगरी में आता है, हरियाणा आता है फ्रंट रनर में, हरियाणा आता है फ्रंट रनर में। अचीवर्स क्या है, ये कैटेगरी क्या है, उन स्टेट्स की है जिन्होंने अचीव किया है परफेक्ट स्कोर, जिनके पास 100 स्कोर है वो क्या है, परफेक्ट स्कोर है। इसका मतलब ये है
दे फुली मेट द टारगेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, यानी कि जो मानवीय सूचकांक के जो रिपोर्ट्स थे, उनके जो लक्ष्य थे, उन्होंने उनको पूरी तरह से अचीव कर लिया है, पूरी तरह से उनको हासिल कर लिया है। फ्रंट रनर जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में है, इस कैटेगरी में वो स्टेट आते हैं दैट आर परफॉर्मिंग वेल, जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आर क्लोज टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स, मतलब कि वो उस टारगेट को अचीव करने के बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल उसके क्लोज है, विद स्कोर्स बिटवीन 65 टू 9, जिनका स्कोर इसके बीच में है। फिर आते हैं परफॉर्मर, परफॉर्मर जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में है। ये कैटेगरी के जो स्टेट्स है वो क्या है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब कि तरक्की कर रहे हैं। स्टिल हैव सिग्निफिकेंट वर्क टू डू, मतलब कि अभी भी उनको क्या है, थोड़े बहुत काम करने की, अच्छी परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। फिर आते हैं एस्पायरेंट, जिनका स्कोर 0 से 49 के बीच में है। ये वो स्टेट है, ठीक है, जो अचीव करेंगे इन इम्प्रूवमेंट्स को, इन सुधारों को, ठीक है। तो ये एस्पायरेंट की कैटेगरी में आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि हरियाणा, जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया की जो रिपोर्ट है, उसमें हरियाणा का जो कैटेगरी है वो किस में आती है, हरियाणा किस कैटेगरी में आता है, हरियाणा था फ्रंट कैटेगरी में। ये डेवलपमेंटल गोल्स किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। अभी देखो, अभी इससे हमें पता चल गया कि हरियाणा क्या है, जो हमारा राज्य है हरियाणा, ये किस में आता है, फ्रंट रनर में आता है, फ्रंट रनर में आता है, ठीक है। और कंसिस्टेंटली बीन कैटेगराइज्ड इन फ्रंट रनर इन सस्टेनेबल इंडिया इंडेक्स, इट हैज जनरली स्कोर्ड वेल वेरियस इंडिकेटर, और जल्द ही अचीवर्स की कैटेगरी को भी रीच कर लेगा, ठीक है। तो हरियाणा इस कैटेगरी में आता है, फ्रंट रनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक नहीं है। देखो भाई, ये नहीं को मैंने यहाँ पर क्या है, इसमें मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, स्क्वायर में डाल दिया। पेपर में आपको ध्यान रखना है, चाहे आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हो, ठीक है भाई। एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पीजीटी के पेपर की भी बात करूं तो टीजीटी का तो मैं आज ये फर्स्ट टाइम आपका सोल्व कर रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव जो सेंस है क्वेश्चन पूछने की एस्टेट का, बहुत बार एस्टेट के जो पेपर्स होते हैं उसमें कई बार नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा होता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में पूछा हुआ या नेगेटिव सेंस में। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको स्क्वायर में डाल दिया। आपको पेपर के वक्त ध्यान रखना है कि नेगेटिव में पूछा हुआ है, पॉजिटिव में पूछा हुआ, वहां पर आपको इस तरह से रेड स्क्वायर करके नहीं देंगे, वहां पर आपको इस तरह से सिंपल ही देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है उसमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है पीक्यूएलआई। भाई पीक्यूएलआई तो है हमारा इंडिकेटर है, एचडीआई भी है हमारा इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बीएसई यानी कि बॉम्बे, बीएससी की फुल फॉर्म समझे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो भाई देखो, नाम से ही है, ये तो एक स्टॉक मार्केट की एक्सचेंज हो गई, तो ये तो नहीं होगा, नेगेटिव पूछा है। प्रति व्यक्ति आय, तो भाई ये भी एक इंडिकेटर है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम से हम क्या पता लगाते हैं कि किसी देश की पर कैपिटा इनकम कैसी है, तो उससे हम वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर कैसा है, उसका पता लगाते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बीएससी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इंडिकेटर नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि मानव विकास सूचक नहीं है, मानव विकास सूचक नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा हुआ है। पीक्यूएलआई तो है, एचडीआई भी है, ये हम दोनों टॉपिक्स क्या है, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट का जब हम टॉपिक करते हैं उसमें हम पीक्यूएलआई भी पढ़ते हैं, एचडीआई भी पढ़ते हैं, और पर कैपिटा इनकम भी हम पढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों है। लेकिन बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो हम मानव विकास सूचकांक से संबंधित है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बीएससी, ठीक है। तो भाई देखो, अब इन चारों ऑप्शंस को हम समझते हैं क्या। सबसे पहले हम समझते हैं पीक्यूएलआई। पीक्यूएलआई की फुल फॉर्म होती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। पीक्यूएलआई का कंसेप्ट किसने दिया था, ये दिया था मैरिस टी मैरिस ने, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो पीक्यूएलआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये कंसेप्ट दिया था मैरिस डी मैरिस ने 1970 और 80 के बीच में। 1970 और 80 का जो वक्त था,
यानी कि 1970 और 80 के वक्त के दौरान मैरिस डिमेरिस ने एक इंडिकेटर, एक सूचकांक दिया, क्या? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें वो क्या करते हैं, तीन इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। क्या? पीक्यूएलआई किसने दिया था? मैरिस डिमेरिस ने 1979 में। ठीक है, 1970 और 80 के बीच में। कब? 1979 में। वो क्या करते हैं, 23 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के डेटा को लेते हैं और वो यहाँ पर तीन इंडिकेटर्स को लेते हैं, तीन सूचकांकों को लेते हैं, प्रिपेयर इंडेक्स और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो यहाँ पर इन तीन इंडेक्स कौन कौन से लेते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यानी कि जीवन की प्रत्याशा दर, लाइफ एक्सपेक्टेंट रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी होगी, और बेसिक लिटरेसी रेट यानी कि जो साक्षरता की दर है वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो पीक्यूएलआई है वो किसने दिया था? मैरिस डिमेरिस ने दिया था, 1979 में दिया था। और वो तीन की इंडिकेटर्स की बात करते हैं, वो बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बेसिक लिटरेसी रेट। इन तीनों को जोड़ के वो क्या कर देते हैं, हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? पीक्यूएलआई आ जाता है, हमारा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आ जाता है। तो यहाँ पर हम, ये हमारा फॉर्मूला है पीक्यूएलआई को निकालने का। ठीक है, 3 से क्यों निकाला? क्योंकि तीन ही इंडिकेटर है, 1 2 3। 3 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि तीन ही इंडिकेटर है इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारा पीक्यूएलआई आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एचडीआई। एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है भाई, देखो इसको समझते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ये क्या है? कंपोजिट इंडेक्स है। ये क्या करता है? रैंकिंग के लिए। रैंकिंग क्या होता है? कैटेगरी के लिए, भाई आप कितनी रैंक है, आप कितनी रैंक है। ये कंट्री को, मतलब कि एक रिपोर्ट होती है जो यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पब्लिश की जाती है अलग अलग कंट्रीज में, कि आपकी कंट्री की इतनी रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट की, यानी कि मानवीय जो विकास स्थिति है आपकी कंट्री की, आपके देश की, ये है। इट इज बेस्ड ऑन 3 की डायमेंशन। ये भी क्या है? तीन अलग अलग आयामों पर, तीन अलग अलग एक्सपेक्टेंसी पर, तीन अलग अलग इंडिकेटर्स पर बेस्ड है। इसमें हम समझेंगे ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन की प्रत्याशा दर, नॉलेज ऑफ मीन ऑफ केयर ऑफ स्कूलिंग और ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इनके पर कैपिटा इनकम। तो इन तीन इंडिकेटर्स पर ये बेस्ड है। तो देखो हम समझते हैं किसको, हम किसकी बात कर रहे हैं? एचडीआई की। तो ये क्या है? एक स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट कंपाइल किया जाता है किसके? एक स्टैटिस्टिकल क्या होता है? एक सांख्यिकी आंकड़ा है, एक सांख्यिकी आंकड़ा है जिसको कौन कंपाइल कर रहा है? यूनाइटेड नेशन। कौन? यूनाइटेड नेशन। मेजर वेरियस कंट्रीज लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये अलग अलग कंट्रीज की, अलग अलग देशों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसको प्रदर्शित करता है। इसमें वो किन डायमेंशन की बात कर रहा है? वो इनकी बात करता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन इंडेक्स, मतलब कि एक जीवन काल में एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ऑफ ईयर, कितना एक बच्चा स्कूल गया है, एजुकेशन इंडेक्स। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन के समय, जो जन्म के समय जीवन की दर क्या थी। ये तीन इसके इंडिकेटर्स है। ठीक है, ये तीन इसके इंडिकेटर्स है, इनकी वो बात करता है। ठीक है, ये होता है हमारा एचडीआई। फिर हम किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन हमारा क्या पूछा हुआ था कि लाइफ इंडिकेटर नहीं है, हमारा लाइफ का इंडिकेटर नहीं है, ह्यूमन इंडिकेटर नहीं है। तो बीएससी नहीं है, बीएससी नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मुंबई में लोकेटेड है। ये क्या है? एक मार्केट है जहां पर हम स्टॉक्स वगैरह की, सिक्योरिटी की ट्रेडिंग करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं। तो स्टॉक क्या होते हैं? शेयर मार्केट हो गई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किस तरह से शेयर मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, उसके बारे में यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करते हैं। इट इज नॉट डायरेक्ट मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो भाई ये क्या है? ये तो एक मार्केटिंग का टॉपिक हो गया, मनी बैंकिंग का टॉपिक हो गया। ठीक है, इसका तो ह्यूमन डेवलपमेंट से, मानव विकास से, कोई सूचकांक से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये इससे हटके है। इट मेजर फाइनेंशियल मार्केट, मतलब कि जो हमारी वित्तीय बाजार है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उससे बात करता है। किस तरह से स्टॉक का काम होगा, किस तरह से ट्रेडिंग होगी, किस तरह से व्यापार होगा, कहाँ पर हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी बात करता है। नॉट वेल बीइंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ये इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता कि पॉपुलेशन का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एजुकेशन हमारी कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को हमने समझ लिया। पीक्यूएलआई क्या है, 1979 में किसने दिया था, मैरिज डिमैरिज ने दिया था। ठीक है, ये 3 इंडिकेटर्स की बात करता है, किसकी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बेसिक लिटरेसी रेट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ये यूएन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये क्या है, एक सोशल और इकोनॉमिक जो डेटा होता है, रैंकिंग होती है, वो पब्लिश करता है हर एक कंट्री की, जिसमें हम किस इंडिकेटर की बात करते हैं, हम इन 3 इंडिकेटर्स की बात करते हैं। क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के समय जीवन की प्रत्याशा दर क्या है, एजुकेशन इंडेक्स क्या है, और पर कैपिटा इनकम क्या है, जीएनआई इंडेक्स क्या है। ठीक है, इसके अंदर हम इन 3 इंडेक्स की बात करते हैं। फिर हमारा रह जाता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो देखो भाई, हम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या है उसमें कितनी हमारी आय है। पॉपुलेशन हमारी मान लो 10,000 है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, और हमारी इनकम कितनी है, ठीक है, हमारी सभी की इनकम कितनी है, हमारी इनकम है 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये है, तो इससे हम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं। इनकम सभी की 20,000 है, और पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है हमारी, तो ये हमारी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम, ये आ जाएगी हमारी पर कैपिटा इनकम 2। ठीक है, तो इससे ये पता लगाते हैं, प्रति व्यक्ति आय से हम ये पता लगाते हैं किसी कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। एक एवरेज इनकम पता चलती है इस समय, औसत आय अर्न बाय ए पर्सन इन गिवन एरिया, किसी शहर में, किसी देश में, किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में, ये स्पेसिफाइड ईयर व्हिच while it does reflect the economic aspect of development, ये क्या है, किसी देश की इकोनॉमिक स्थिति को, उसके डेवलपमेंट को पूरी तरह से दर्शाती है। क्या, पूरी तरह से दर्शाती है कि उस देश में कितना विकास हुआ है, वहां के लोग औसत आय के रूप में कितना कमा रहे हैं, औसत आय के रूप में कितना कमा रहे हैं। इट इज ए लिमिटेड मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज इट डज नॉट अकाउंट फॉर अदर क्रूशियल एस्पेक्ट्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाती है, लेकिन जैसे हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया और पहलू हो गए, उसका इनसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन को एक इंडिकेटर के रूप में ये दर्शाता है। ठीक है, तो एक हमने पर कैपिटा इनकम को समझ लिया। पर कैपिटा इनकम की एक पूरे देश में जितनी पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है उनकी एवरेज इनकम क्या है, उनकी एवरेज इनकम क्या है, मान लो सभी हमारे देश में 5,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, तो ये हमारी पर कैपिटा इनकम है, ये हमारी पर कैपिटा इनकम है। जितनी किसी देश की पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, तो इसका मतलब वहां पर अच्छा विकास हो रहा है, उस देश का जो जीवन का स्तर है वो अच्छा है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का जो टॉपिक है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है किसका, पर कैपिटा इनकम भी क्या है, इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट का। पीक्यूएलआई भी है, एचडीआई भी है, लेकिन बीएसआई इसका सूचक नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका सूचक इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं भाई, भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों को काल कर्म अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि ये क्या है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हमें दिए हुए हैं भारत के। ठीक है, अलग अलग टाइम पर इनको गवर्नमेंट ने चलाया होगा। इनको क्या है, क्रोनोलॉजिकली, मतलब कि कब कब कौन सा आया उसको एक सीक्वेंस में हमें सेट करना है। ठीक है, टीपीडीएस टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम और फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है भाई, हमें ये 4 दिए हुए हैं, इनको हमें क्रोनोलॉजिकली एक सीक्वेंस में क्रम के अनुसार जो भी जिस टाइम पर आया उसकी सीक्वेंस में हमें इनको सेट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लक्षित सार्वजनिक सूचना वितरण प्रणाली है, वो कब लॉन्च होता है, 1997 में। ये कब लॉन्च होता है हमारा, 1997 में लॉन्च होता है। ठीक है भाई, क्या बताता है ये सिस्टम, क्या बताता है हमें, इट एम टू टारगेट, टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब कि गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य दिया, गवर्नमेंट को ये अचीव करना है। सब्सिडीज, भाई देखो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, एक हेल्प के रूप में, एक सहायता के रूप में लोगों को सब्सिडी देती है, ताकि वो चीज को वो कम पैसों पर खरीद सके। सब्सिडी अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडी सिस्टम के तहत उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड की टू द पुअर, पुअर का मतलब गरीब, और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो हमारी सोसाइटी का,
हमारे जो समाज है उसका जो गरीब तबका है यानी कि जो निचले स्तर के लोग हैं जो उन चीजों को नहीं खरीद सकते उनको सब्सिडी प्रोवाइड की। ये प्रणाली यानी कि जो सिस्टम है टीपीडीएस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये कब आती है 1997 में। फिर आती है अंत्योदय अन्न योजना, ये लॉन्च होती है दिसंबर 2000 में, यानी कि 2000 दिसंबर में ये स्कीम लॉन्च होती है। ये क्या करती है प्रोवाइड करती है हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू द पुअरेस्ट टू द पुअर, यानी कि जो गरीब से भी गरीब लोग हैं जो बिल्कुल ही गरीब है उसको ये क्या करती है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स यानी कि जो हमारे गेहूं चावल जो हमारे फूड ग्रेन्स है उन पर इनको ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और ये अंत्योदय ग्रुप का ही पार्ट है, ये अंत्योदय ग्रुप का ही पार्ट है। तो ये स्कीम कब आती है, ये स्कीम आती है 2000 में, ये स्कीम कब आती है 2000 में। ठीक है भाई, हमें पता चल गया। अब है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। ठीक है भाई, देखो ये कब होती है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2023 एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मतलब कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ही ये 1 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई क्या एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, यानी कि इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी जो स्कीम है इसी के अंदर इसी के तहत ये लॉन्च की गई। कब 1 जनवरी 2023 को, यानी कि 2023 में ये स्कीम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी खाद्य सुरक्षा नियम फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो भाई देखो फूड सिक्योरिटी एक्ट इट प्रोवाइड्स जो फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कब एनेक्टेड होता है, ये 2013 में आता है। ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्ट हमें देता है लीगल फ्रेमवर्क यानी कि कानूनी तौर पर एक फ्रेमवर्क फूड सिक्योरिटी यानी कि जो खाने में सिक्योरिटी है हमारी सुरक्षा है इंडिया में उस पर हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक्ट कब आता है 2013 में। एमिंग टू प्रोवाइड और सब्सिडाइज फूड ग्रेन इन लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि इसका जो लक्ष्य था वो था जो हमारी जो सोसाइटी है जो हमारा जो देश है उसमें एक बहुत बड़े सेक्शन पर बहुत बड़े एरिया पर जो सब्सिडी है फूड्स पर फूड ग्रेन्स पर यानी कि जो गेहूं चावल वगैरह है हमारे जो फूड ग्रेन्स है उन पर सब्सिडी प्रोवाइड करना था। ठीक है, तो भाई हमें पता चल गया कि ये स्कीम 97 में आई है, ये 2000 में आई है, 2023 में आई है और ये आती है 2013 में। तो भाई अब इनको हम क्या कर देंगे क्रोनोलॉजिकली सेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है भाई, देखो ये कब आती है, तो ये हमारा ए बी सेकंड हो जाएगा हमारा ए बी डी सी फर्स्ट सेकंड, फिर आती है ये आती है हमारी फर्स्ट, फिर आती है हमारी ये, फिर आती है हमारी ये फोर्थ। ठीक है, ए बी सी, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय आरबीआई एंड एक्ट एज लीगल टेंडर मनी, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है या किए जाते हैं और कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य करता है। तो भाई देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि आरबीआई क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं आरबीआई क्या है। आरबीआई को समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक बोले तो हमारा केंद्रीय बैंक है, हमारा केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक क्या होता है भाई, केंद्रीय बैंक केंद्र मतलब केंद्र में है सेंटर में है, मतलब कि सभी बैंक जितने भी और बैंक है ना भाई उनका ये फादर है, ये कमर्शियल बैंक का कमर्शियल बैंक का फादर है, फादर ऑफ कमर्शियल बैंक। अब भाई कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक वो होते हैं जिसमें हम अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसमें हमारा अकाउंट होता है, मतलब कि जिसमें आम पब्लिक का खाता होता है, आम पब्लिक अपनी डिपॉजिट्स को सबमिट कराती है और लोन्स लेती है, वो होते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे कि हमारा सिंडिकेट बैंक, हमारा पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी बैंक आपके घर के आसपास है जिसमें भी आपका अकाउंट है वो कमर्शियल बैंक है। आरबीआई कभी भी लोगों की डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता। आपने कभी किसी से सुना है कि मेरा अकाउंट आरबीआई में है, होता ही नहीं है, क्योंकि आरबीआई तो भाई फादर है इनका कमर्शियल बैंक का। ठीक है, तो आरबीआई क्या है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक है सॉरी, हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है और इस ये फादर है, मतलब कि इन सभी बैंक्स का कमर्शियल बैंक का ये फादर है। अब देखो
आरबीआई क्या करता है, नोट्स को इश्यू करता है। मॉनिटरी पॉलिसी यानी कि जो हमारी मौद्रिक नीति है उसको केंद्रित करता है, उसको रेगुलेट करता है, नोट्स इश्यू करता है। हमारे जो मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती है उनको सॉल्व करते हैं। कमर्शियल बैंक यानी कि जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है उनको कुछ प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है। तो भाई ये सेंट्रल बैंक है और इन कमर्शियल बैंक का फादर है, इन सभी का एक पिता है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है क्या, कौन से आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है कानूनी वैध मुद्रा। अब हम समझते हैं लीगल टेंडर मनी। भाई लीगल टेंडर मनी, अब हमें ये तो पता चल गया कि आरबीआई पैसे नोट्स को इश्यू करते हैं, मतलब कि जो भी हमारी इकोनॉमी में हम नोट्स लेते हैं, देते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वो हम लिख देखते हैं नोट्स पर कि रिजर्व बैंक के द्वारा मान्यता था। ठीक है, हम देखते हैं नोट्स पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक के द्वारा लिख दिया गया है, इशू किया गया है, जारी किया गया है। समझते हैं हम लीगल टेंडर मनी को, कानूनी वैध मुद्रा को। मतलब कि जो लीगली कानूनी रूप से जो मुद्रा स्वीकार्य है, जिसको आप लेने से मना नहीं कर सकते। मान लो आप किसी दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा, आपने सामान के बदले उनको बोला कि चलो मैं आपको एफडी दे देता हूँ, मेरे पास ये चेक है, मैं आपको चेक देता हूँ। भाई उनकी मर्जी है, वो मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको जो पेमेंट बनती है, अब वो कहते हैं कि आपको उनको 200 रुपए देने, आपने 200 रुपए का सामान लिया, आप 200 रुपए का नोट उनको दे देते हो, तो चुपचाप ले लेते हैं। तो वो पैसा जो स्वीकार्य है, कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो स्वीकार्य है, वही हमारी लीगल टेंडर मनी है। आप उनको कहो कि मेरे पास ये शेयर पड़े हैं, अब ये शेयर ले लो, इनको इनको सेल कर देना, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो भाई वो मना कर सकता है, वो मना कर सकता है, क्योंकि उसके वो लीगल टेंडर मनी नहीं है, वो लीगल टेंडर मनी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पेमेंट कैश में देते हो तो वो मना नहीं कर सकता। तो लीगल टेंडर मनी वो होती है जो कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो स्वीकार्य होती है, वही हमारी लीगल टेंडर मनी होती है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आरबीआई के द्वारा कौन सा जो इसमें से पॉइंट है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है एक लीगल टेंडर मनी के रूप में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं लीगल टेंडर क्या है। इट इज ए फॉर्म ऑफ मनी। मनी की क्या है, एक मनी क्या है, मुद्रा, पैसा, पैसे की वो फॉर्म। ठीक है, पैसे की वो फॉर्म, वो एक टाइप जो कैन नॉट बी रिफ्यूज, जो उसको हम मना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते एनी सिटीजन एट सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब कि किसी लेन देन के बदले, किसी सेटलमेंट के बदले, जिसको हम मना नहीं कर सकते। जैसे कि लीगल टेंडर की बात हो रही है, लीगल टेंडर की बात हो रही है ना, वैधानिक मुद्रा, वैधानिक कैंट बी रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन इन सेटलमेंट। जैसे कि नोट्स हो गए, सिक्के हो गए, तो भाई कैश के फॉर्म में आप इजीली कर दो, वो मना ही नहीं करेंगे। नोट लीगल टेंडर कैन बी रिफ्यूज, इसको हम मना कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फिक्स डिपॉजिट हो गई, एफडी हो गई, डिमांड डिपॉजिट हो गई। ठीक है, तो इसको हम मना कर सकते हैं। लेकिन बात किसकी कर रही है, क्वेश्चन किसका पूछा हुआ, लीगल टेंडर का। क्वेश्चन किसका पूछा हुआ, लीगल टेंडर का। अब क्या पूछा हुआ क्वेश्चन कि आरबीआई के द्वारा लीगल टेंडर के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में करता है। अब हमें पता चल गया कि लीगल टेंडर क्या होता है, जो पैसे हम आराम से एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम मना नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करने की फॉर्म में, जो कानूनी रूप से क्या है, वैधानिक रूप से मान्यता है, प्राप्त है, वो होते हैं हमारे लीगल टेंडर। कांट बी रिफ्यूज एनी सिटीजन ऑन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे कि नोट्स हो गए, आपको कोई पेमेंट देनी है, अब आप बस में जाओ, आप सफर कर रहे हो, आपको टिकट लेनी है, आप नोट दोगे। आजकल तो यूपीआई से भी ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कई लोग ले लेते हैं, कई कई बस में नहीं लेते यूपीआई से। लेकिन आप उनको यूँ थोड़ी कहोगे कि लो मैं अपने फोन से आपको शेयर शेयर कर देता हूँ, मेरे पास ये एफडी पड़ी है, या फिर आप मेरा ये सामान ले लो। ऐसा नहीं होता। तो लीगल टेंडर वो मनी होती है, वो मनी का फॉर्म है, वो मनी का पार्ट है, जिसको हम मना नहीं कर सकते, या कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक किसी ट्रांजेक्शन के रूप में जिसको मना नहीं कर सकता, वो होती है हमारी लीगल टेंडर मनी। ठीक है, अब देखो लीगल टेंडर मनी इज द करेंसी, वो करेंसी मस्ट बी एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्टेड है यानी कि जो स्वीकार्य है, एक मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में, एक भुगतान के पेमेंट ऑफ के रूप में, जिससे हम अपने टैक्सेस को पे कर सकते हैं, अपने उधार के पे कर सकते हैं, जो हमने सामान खरीदा उसको पे कर सकते हैं। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज ऑफिशियल मनी। ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, मतलब कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है हमारी सरकार के द्वारा ऑफिशियल मनी के रूप में, ऑफिशियल मुद्रा के रूप में, सेटलमेंट के।
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जो हमारे वित्तीय लेन देन है इंडिया में उसके रूप में। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो सिक्के हैं, अब हमारे पास 1 रुपए का सिक्का होता है, हमने 50 पैसे के भी सिक्के कई लोगों ने देखे हैं, कई लोगों ने नहीं देखे। ठीक है, तो जो सिक्के होते हैं, अब आपको एक बात ये पता होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जितने भी हमारे जो सिक्के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी सिक्के हैं, 1 रुपए का, 5 रुपए का, ये 2 रुपए का, 10 रुपए का, जितने भी सिक्के हैं, ये जितने भी सिक्के हैं, ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? ये जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। ये जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किए जाते। पहली बात, करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन, यानी कि 1 रुपए के नोट को आप छोड़ दो, 1 रुपए के नोट को आप छोड़ दो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब हटा दो, एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भी देखो, जो भी नोट जैसे कि 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ये सभी नोट रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन 1 रुपए का नोट और जो जितने भी छोटे सिक्के हैं वो आरबीआई जारी नहीं करता, वो जारी करता है हमारा भारत सरकार। देखो यहाँ पर भारत सरकार भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिक्के, कॉइन्स प्लस 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, इनको कौन जारी करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो हमारा 10 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 500 का है, 200 रुपए का नोट है, ये सभी नोट्स कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा केंद्रीय बैंक। ठीक है, हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था हमारा? हमारा क्वेश्चन क्या था कि लीगल टेंडर का बनेगा। क्वेश्चन था लीगल टेंडर का, कि आरबीआई का लीगल टेंडर का। तो देखो, 1 नोट एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि 1 रुपए का नोट, ₹1 नोट और सिक्के जो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो बाकी नोट्स है 1 रुपए से बड़े, वो रिजर्व बैंक जारी करता है। ये हमें पता चल गया। लीगल टेंडर का अर्थ है वह मुद्रा जिसे कानूनन किसी भी वित्तीय लेन देन में स्वीकार करना अनिवार्य है, मतलब कि कंपल्सरी है, हम मना ही नहीं कर सकते उसको लेने से। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये वही मुद्रा है, मतलब कि इसको हम सिंपल फॉर्म में समझे, ये वही पैसा है जो ऋण का भुगतान करने के लिए स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जाता। भाई मुझे आपको कोई पेमेंट देनी है, ठीक है, अब मैं कहूँ लो भाई आपकी ये पेमेंट है, मैं कैश के रूप में, करेंसी के रूप में आपको वो पेमेंट दे रही हूँ, तो भाई आप क्यों मना करोगे? तो ये क्या है? कानूनी रूप से स्वीकार्य है, इसको आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, भारत में लीगल टेंडर मनी, अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोट, भारत में 2 रुपए के करेंसी नोट, उससे अधिक के, मतलब कि 2 रुपए का, 5 का, 10, 20, जो भी नोट्स है मैक्सिमम 500 का, ये सभी मूल्य वर्ग के नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये सभी नोट लीगल टेंडर मनी है, ये सभी नोट लीगल टेंडर मनी है। अब आपको समझ में आ गया कि लीगल टेंडर मनी क्या है, आरबीआई कौन कौन से नोट जारी करता है, कौन कौन से सिक्के और नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं दोबारा। क्वेश्चन क्या था कि लीगल टेंडर मनी के रूप में आरबीआई क्या काम करता है? डिमांड डिपॉजिट। तो भाई देखो, डिमांड डिपॉजिट किसका काम है? डिमांड डिपॉजिट तो काम अलग है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, सी, केवल सी सही है। ठीक है, देखो डिमांड डिपॉजिट, अब हमें अपनी डिमांड, हमारे पास कुछ पैसे, हम पैसे लेके कहाँ जाएंगे? हम पैसे लेके बैंक में जाएंगे, हम आरबीआई के पास नहीं जाएंगे जमा करवाने, हम जाएंगे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक, यानी कि जो आपके घरों के आसपास है। अब आरबीआई भैया आपके घर के पास तो है नहीं, आरबीआई की तो एक ही ब्रांच है। ठीक है, आपके घर के पास जो भी बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है वही कमर्शियल बैंक है। तो डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो आपके पास पैसा है, आप हर महीने अपने बैंक में कुछ पैसा जमा कराते हो, वो आप अपने बैंक अकाउंट में डालते हो, ना कि आरबीआई के। कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, जितने भी सिक्के हैं, भाई सिक्के कौन जारी करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ये तो सरकार जारी करती है, भारत सरकार। ठीक है, ये भी नहीं होगा। 1 रुपए के अतिरिक्त, मतलब कि 1 रुपए का छोड़ के सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोट, भाई ये करता है आरबीआई, ये करता है आरबीआई। मतलब कि 1 रुपए से बड़े जितने भी नोट है वो काम आरबीआई का। 1 रुपए का करेंसी नोट, 1 रुपए का करेंसी नोट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, थर्ड। ठीक है, जो हो गया हमारा
क्वेश्चन पूरा हमने समझ लिया कि आरबीआई क्या होता है, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक है, ठीक है। आरबीआई का भाई देखो, अब आरबीआई को मैं आपको बता दूं, आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1934, ठीक है। एक्ट 1934 था। आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है, हमारा केंद्रीय बैंक है। ये सभी जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उनका एक पिता है, उनका एक फादर है, ठीक है। मैंने आपको आरबीआई का एक्ट बता दिया। आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, उसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और एक्ट था 1934 का, ये हमें ध्यान ध्यान रखना है। और हाँ जी, 1949 में ये नेशनलाइज्ड हुआ था, यानी कि इसका इसका क्या किया था? नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि आरबीआई क्या है, कौन से इसके एक्ट है, लीगल टेंडर मनी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से सिक्के और नोट्स को जारी करता है, और आरबीआई कौन से नोट्स को जारी करता है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब देखो भाई, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बता दूं, चाहे आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई अगर इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, या आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पीजीटी लेवल का, उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, और भाई आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग में ही है, मतलब कि आपने अपना सब्जेक्टिव पार्ट खोला, 90 के बाद, 90 क्वेश्चन के बाद आपका सब्जेक्टिव पोर्शन शुरू हो जाता है, आपने ये पोर्शन खोला और क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। भाई अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, इस क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट जाएगा, तो भाई इस क्वेश्चन को अभी के लिए, उस टाइम के लिए छोड़ दो, स्टार मार्क कर दो, उसको सर्कल कर दो कि भाई मैं इसको बाद में देखूंगा या बाद में देखूंगी। आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन के पीछे आप अपने 15 मतलब कि 50 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। इस क्वेश्चन में मान लो आपके 20 मिनट लगे, भैया आपको तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया ना। इस टाइप के क्वेश्चन आप कब करोगे? जब आपका और पेपर हो जाता है, आपके पास टाइम बच रहा है, अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो रहा है, तो भैया आप छोड़ दीजिए, आप जो आता है उस पर फोकस करिए। बट हमें क्या है, हमें तो सारे क्वेश्चन करने हैं। आइए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा, तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, साख सृजन, साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? भाई हमें अगर पैसे की जरूरत है, आपको अगर पैसे की जरूरत है, आप सोचते चलो भाई अपना कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, क्रेडिट कौन देगा? भाई आरबीआई तो आपको पैसा देगी नहीं, डायरेक्ट तो कोई आरबीआई से पैसा ला ही नहीं सकता नॉर्मल पर्सन। आप जाओगे कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक ही क्रेडिट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो भाई क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, वो कुछ पैसा ना अपने पास इमरजेंसी के रूप में रिजर्व करके रखते हैं, कि भाई मान लो एकदम कोई पर्सन अचानक से, कि उसने बैंक में पैसा डाला हुआ है, मान लो उसने 10 लाख रुपए डाले हुए हैं, अचानक से उसका रात को मूड बना कि कल सुबह मैं बैंक से जाऊंगा, अपने पैसे निकलवा के लेके आऊंगा, मुझे कुछ काम करना है। अगर वो ऑन द स्पॉट नेक्स्ट, मतलब 2-3 महीने पहले पैसे उसने डलवाए 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में, और वो किसी भी दिन बैंक में अचानक पहुंच जाता अपने पैसे निकलवाने, तो भाई बैंक के पास इतने रिजर्व हो, इतना बैंक के पास अमाउंट हो सिक्योरिटी के रूप में, वो अपना एक बैकअप बना के रखे कि वो तुरंत उसको वो पैसे दे सके, ठीक है। इस तरह से कमर्शियल बैंक काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कुछ राउंड्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये लोन्स है, 80% लोन है, और 80% लोन पर उन्होंने 20% का रिजर्व बनाया हुआ है। इस 80% का ऋण है, और 20% का उसने आरक्षित अनुपात बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से वो काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट राउंड में हम देखते हैं 1000 रुपए है, 80 रुपए, 800 रुपए उसने क्या किया, 1000 का 80%, 1000 का 80% कितना हो गया, 80% हो गया भाई 800। तो रिजर्व कितने का बनेगा? तो भाई देखो इस तरह से ये चल रहा है, ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, स्क्वायर बनाए हुए हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना है। ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि बैंक ऋण देकर किस प्रकार क्रेडिट क्रिएट करते हैं। साख का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। जमा एक निश्चित प्रतिशत, जिसे हम 20% वो क्या करता है, रिजर्व के रूप में रख रहा है, और 80% वो क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। 80% तो वो लोन दे रहा है, मान लो बैंक के पास 100 रुपए है, ठीक है, 80 रुपए का तो उसने लोन दे दिया, 20 रुपए अपने पास रिजर्व के रूप में रख लिए, और अन्य
और ये उधार अन्य बैंकों में नई जमा राशि बनता है, और नए नए बैंक में ये अलग अलग जो ये क्या है नई नई जो उनकी अमाउंट है वो बनता जाता है, और उससे क्या है अलग अलग लेवल पर वो जाते रहते हैं। इस तरह से उनकी प्रोसेस वो चलती है। ठीक है भाई, देखो हम बात करें फर्स्ट राउंड की। 1,000 रुपए थे, 20% उसने रिजर्व रखा। ठीक है, 80 तो उसके पास था, 80% रखा, 800 उसके लोन हो गए। ठीक है, और 20% बचा, 200 का उसने रिजर्व कर लिया। अब आ गए हम सेकंड राउंड में। ठीक है, सेकंड राउंड में आ गए हम। ठीक है, अब सेकंड राउंड में उसके पास 800 रुपए बचे। क्या? 800 रुपए बचे लोन के, विच इज द लोन अमाउंट फ्रॉम राउंड 1। लोन राउंड 1 का जो 800 रुपए था लोन का, उसके पास बचा, सेकंड राउंड में चले गए। अब इसका 80%, 80% निकालेंगे, 640 आ गया। ठीक है, 640 आ गया। अब इसका थर्ड राउंड का अमाउंट बनेगा, ये इसका इट बिकम्स द डिपॉजिट इन थर्ड राउंड। अब ये थर्ड राउंड में डिपॉजिट में जाएगा, क्योंकि थर्ड राउंड में उसको डिपॉजिट चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो 800 रुपए उसने लोन के यहाँ दिए, अब 640 तो यहाँ ही गया था, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 800 हो जाएगा। अब ये अमाउंट यहाँ जाएगा, अब ये लोन का अमाउंट यहाँ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 640 इधर आ गया। अब इसका 80-20 करेंगे, 20 कर देंगे, ये आ जाएगा 128, ये आ जाएगा 128, इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 128। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, 200, 640, 640 और 120। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा, और इसका आंसर हमारा आ जाएगा थर्ड। इसकी जो करेक्ट जो फॉर्म है वो आ जाएगा हमारा थर्ड। 200, 640 और 640, 128, इस तरह से पूरी जो प्रोसेस है वो चलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में सितंबर 2023 तक कितने बैंक राष्ट्रीयकृत थे? तो भाई देखो, सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रीयकरण क्या होता है। जब गवर्नमेंट बैंकों की मालिकाना हक, उनका स्वामित्व, उनको ओनरशिप अपने हाथ में ले लेती है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण बैंक। ठीक है, सबसे पहले जो बैंकों का नेशनलाइजेशन है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान। तो क्वेश्चन ये है 2023 यानी कि अभी रिसेंट में सितंबर 2023 में भारत में कितने बैंक क्या है नेशनलाइज्ड है? तो भाई अगर हम रिसेंट की डेटा को देखें तो अभी तक हमारे देश में 2023 तक 12 बैंक क्या है नेशनलाइज्ड है। 12 बैंक क्या है नेशनलाइज्ड है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, इसका अर्थ है ऐसे बैंक जिनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। मतलब कि मालिकाना हक हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पूरा मतलब कि अपनी ये बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ठीक है, ये बैंक सरकार के स्वामित्व में होते हैं, मतलब कि जो इन पे ओनरशिप होती है, मालिकाना हक होता है, वो सरकार का होता है, और देश के नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं और अपने काम करते हैं। ठीक है, मेजोरिटी किसके पास होती है? भारत सरकार के पास होती है, क्योंकि 51% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। ये क्या करते हैं? लाभ कमाने के साथ साथ देश की आर्थिक विकास और जन कल्याण को ये प्राथमिकता देते हैं। तो हमें पता चल गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं। ठीक है, तो 2023 तक सितंबर तक 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया में, जिसमें है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इलाहाबाद बैंक, ओवरसीज बैंक। ये सभी बैंक क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, और ये क्या है नेशनलाइज्ड है। 2023 सितंबर तक 12 बैंक क्या है राष्ट्रीय बैंक है। ठीक है, ये बैंक उनके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थता वक्र आईसी के निर्माण का आधार होता है? तो भाई देखो, तटस्थता वक्र लिखा हो या फिर उदासीनता वक्र लिखा हो, हम क्वेश्चन देखते ही समझ गए कि ये इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन है। ये हम टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जब हम डिमांड के बाद कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, उसमें हम उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं। तो भाई देखो समझते हैं इंडिफरेंस कर्व को। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि किस बेस पर, किसके आधार पर हम इंडिफरेंस कर्व का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थता वक्र यानी कि आईसी के निर्माण का आधार होता है, किस बेस पर हम आईसी को इंडिफरेंस कर्व को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बनाते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। उदासीनता वक्र कह सकते हैं हम इसको, तटस्थता वक्र भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब कि दो गुड्स का, किसकी बात कर रहे हैं हम? दो गुड्स की, दो वस्तुओं की, दैट प्रोवाइड्स ए कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। मतलब कि वो दो गुड्स को
जब वो दो गुड्स को अलग अलग लेवल्स पर यूज करता है, उनके क्या बनाता है वो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, संयोजन, ग्रुप बनाता है। ठीक है, दो 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 गुड्स का वो यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इस पॉइंट्स पर मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व क्या है, कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, जो प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब कि हर एक लेवल जो उसका सेटिस्फेक्शन का है, हर एक कॉम्बिनेशन पर उसको सेम मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फूड है, ये खाना है, और ये क्या है, कपड़े हैं। ठीक है, अब उसका ये फूड्स की हमें मतलब कि हमें क्या दिया, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, क्लोथिंग के नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब कि वो कॉम्बिनेशन बना रहा है। चलो ये फूड और क्लोथ का नहीं, हम यहाँ पर मैंगो लेते हैं और यहाँ पर हम एप्पल लेते हैं। ठीक है, हमने दो फ्रूट्स ले लिए, ठीक है। अब दो फ्रूट्स का वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब वो यहाँ पर, ठीक है, उसने 12 मैंगो लिए और एक एप्पल लिया, मतलब कि 12 तो उसने मैंगो लिए और एक एप्पल लिया, कॉम्बिनेशन 1 बन गया। अब सेकंड कॉम्बिनेशन में, बी कॉम्बिनेशन में, अब उसने क्या किया, मैंगो तो उसने कर दिए कम, मैंगो उसने कर दिए 6, ठीक है, और एप्पल उसने कर दिया भाई कितने, एप्पल उसने कर दिया 2, एप्पल को उसने 2 कर दिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो एक एक मैंगो, मतलब कि कुछ कुछ मैंगो कम करता जा रहा है और उतने ही उसी अमाउंट में वो एप्पल को बढ़ाता जा रहा है। अब सी कॉम्बिनेशन पर देखो भाई, उसने क्या किया, मैंगो को और कम कर दिया, मैंगो को वो 4 कर दिया और एप्पल को वो कितना कर दिया, सी कॉम्बिनेशन पर 3 कर दिया। मतलब कि अब धीरे धीरे वो मैंगो को कम कर रहा है और एप्पल को बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं अलग अलग लेवल पर, उसको क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब कि जैसे जैसे वो एक एक मैंगो को, थोड़े थोड़े मैंगो को कम करता जा रहा है और एप्पल को बढ़ाता जा रहा है, उसको उतना ही क्या है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है उनको कंज्यूम करके। ठीक है, और लास्ट में डी पॉइंट पर क्या हो रहा है कि वो कितने मैंगो खा रहा है, वो 3 मैंगो ले रहा है और 4 उसने 4 उसने एप्पल ली, 3 मैंगो लिए, 4 उसने एप्पल ली। तो ये क्या है, अलग अलग पॉइंट्स है। जो हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारा इनडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व आ जाता है। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र आ जाता है। तो ये क्या है, दो गुड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, दो गुड्स ले लिए, उनका हमने क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन बना लिया, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और उनको क्या है, सेम लेवल पर जो क्या है, संतुष्टि मिल रही है, अभी अलग अलग हमने पॉइंट्स बना लिए, तो यही हमारा इनडिफरेंस कर्व है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है किसके बेस पर, किसके आधार पर, कौन से आधार पर हम इसका निर्माण करते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, अब उसकी हमें देख लिया कि उसकी प्रेफरेंस है, भाई उसकी मर्जी है। अब वो क्या कर सकता है, यहाँ पर उसने मैंगो 6 मैंगो भी खा सकता है और 4 एप्पल भी खा सकता है, इसका ये कॉम्बिनेशन भी बन गया। 6 मैंगो भी खा सकता है, 4 एप्पल भी खा सकता है, 12 मैंगो भी खा सकता है, 1 एप्पल भी खा सकता है। मतलब कि जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये उसकी क्या है, प्रेफरेंस है, उसकी मर्जी है, मतलब कि उसकी मर्जी है, उसका, उसको हर लेवल पर क्या मिल रही है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, अब वो वहां पर अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर, उसको क्या है, मतलब मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, मतलब कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से यूज करके। तो यहाँ पर ये क्या है, इससे क्या पता चलता है कि जो कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व है, जो कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व है वो किस पर बेस होके बनता है, वो बनता है कंज्यूमर के प्रेफरेंस पर, कि वो किस तरह से अपनी प्रेफर को रखता है। भाई अब आपकी मर्जी है, ये देखो यहाँ पर तो हमने इसको इसको मान लिया, अब आपकी मर्जी है। अब आप मान लो 12 मैंगो की जगह आप 10 मैंगो ले लो, 10 मैंगो ले लो और 1 एप्पल ले लो, 10 मैंगो ले लो और 2 एप्पल ले लो, ये आपकी मर्जी है, तो आपका पॉइंट ये आ जाएगा। तो हम अलग अलग प्रेफरेंस पर अलग अलग पर्सन की अलग अलग चॉइसेस हो सकते हैं। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, यानी कि जो हमारा उदासीनता वक्र है, वो कंज्यूमर के कंज्यूमर के जो प्रेफरेंस स्केल है, अधिमान का पैमाना है, उस पर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4। ये क्यों नहीं है इसके आंसर, ये क्यों नहीं है इसके आंसर, इनको हम समझते हैं। ये 3 पॉइंट्स क्यों नहीं है, देखो इसको हम समझते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि इसका आंसर ये क्यों है, ये तो पता चल गया कि इसका आंसर ये क्यों है, इसका करेक्ट आंसर ये क्यों है। अब हमें इनकी बात करनी है, ये तो इसका आंसर है। इन देखो, कंज्यूमर की इनकम, उपभोक्ता की आय, क्या, उपभोक्ता की आय को समझते हैं।
क्या होती है उपभोक्ता क्या है, मतलब कि जो इनकम को अर्न कर रहा है, कंज्यूमर इनकम कंसीडर्ड व्हेन प्लॉटिंग ऑफ बजट। भाई देखो, कंज्यूमर इंडिफरेंस करके बाद हम बजट कंस्ट्रेंट को पढ़ते हैं, बजट लाइन को पढ़ते हैं। बजट क्या होता है? भाई बजट में हम अपने खर्चे का हिसाब लगाते हैं, हम अपनी इनकम का हिसाब लगाते हैं कि हम हमारी जो पैसे आएंगे, हमारी जो इनकम होगी उसको हम कहाँ कैसे खर्च करेंगे, किस तरह से उसको खर्च करेंगे, किस किस पैसे किस किस चीज को हम कितना लेंगे। जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है, जो हमारा उदासीनता वक्र है, वो क्या करता है? इंडिफरेंस कर्व वो उपभोक्ता आय से प्रभावित नहीं होता। ये क्या करता है? प्रेफरेंस पर फोकस करता है। प्रेफरेंस पर, प्रेफरेंस का मतलब कि हम किस चीज को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, नॉट ऑन परचेजिंग एबिलिटी, मतलब कि परचेज क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इससे नहीं ये प्रभावित होता। तो कंज्यूमर इनकम इसका पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ टू गुड्स, मतलब कि दो गुड्स का, दो चीजों का जो एब्सोल्यूट प्राइस है, वो हेल्प करता है हमें बजट लाइन को कॉन्स्टेंट करने में। जब हम बजट लाइन का पूरा टॉपिक करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस में, उसमें बजट लाइन से हमें क्या पता करते हैं कि देखो बजट लाइन क्या है। भाई देखो, मान लो ये कंज्यूमर की इनकम है, ठीक है। अब इस इनकम के अंदर वो यहाँ तक ही सामान लेगा, ठीक है, उसकी इनकम तो इतनी है, अब इससे बाहर वो खरीद ही नहीं सकता। क्यों? भाई उसके पास 5,000 है, 5,000 उसकी इनकम है, वो 10,000 का खर्चा कैसे कर लेगा? तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ प्राइस ऑफ इनकम ये बताता है कि बजट लाइन के अंदर वो क्या करता है, अपने रेलेवेंट पॉइंट्स के अंदर ही अपने पैसे सामान को खरीदता है। जो आईसी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को बताती है, सेम यूटिलिटी, मतलब कि उस लेवल पर उसको यूटिलिटी दे रही है, लेकिन उस चीज का प्राइस क्या है इससे उसको मैटर नहीं पड़ता। प्राइस क्या है, इसमें हम प्राइस की बात नहीं करते इंडिफरेंस कर्व में। इसमें हम बात करते हैं कि दो गुड्स को अलग अलग तरीके से किस तरह से वो यूज करता है, किस किस कॉम्बिनेशन पे यूज करता है, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट प्राइस। रिलेटिव प्राइस आर इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द स्लोप ऑफ बजट लाइन। रिलेटिव प्राइस क्या, बजट लाइन से ये प्रभावित होता है, और रिलेटिव प्राइस को हम बजट लाइन में पढ़ते हैं, इन डिफरेंस कर्व से इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्रेफरेंस के। तो देखो, इंडिफरेंस कर्व बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, ये किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? कंज्यूमर की प्रेफरेंस पर, कंज्यूमर की चॉइसेस पर, कंज्यूमर की चॉइस यानी कि उसके चुनाव पर, किस तरह से वो चीजों को चुनता है, किस तरह वो चीजों को सिलेक्ट करता है, चूज करता है। इट रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन, मतलब कि अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग किस तरह से वो पॉइंट्स बनाएगा कि मान लो उसकी मर्जी है वो 4 मैंगो खा ले, 2 एप्पल खा ले, 6 मैंगो खा ले, 1 एप्पल खा ले, वो उसकी मर्जी है, वो कंज्यूमर है, उसको दो गुड्स के पास सिर्फ दो ही गुड्स है। उन दो गुड्स को वो किस तरह से अपने आप से सेटिस्फेक्शन लेता है, वो उसकी मर्जी है। Thus, consumers preference is fundamental concept of constructing IC। तो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, उसका जो अधिमान का पैमाना, उसकी जो चॉइस करने का पैमाना है, उसी के बेस पर ही हम उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र को बनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो भाई क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एक वस्तु के कई उपयोग होने की दशा में उसकी मांग की लोच कैसी होगी। तो भाई देखो, क्वेश्चन देखते ही हम समझ गए कि भाई माइक्रो का क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला हम टॉपिक करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस का। ठीक है, डिमांड एनालिसिस का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम समझते हैं लोच क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। भाई देखो, आप सभी ने बचपन में रबड़ देखा होगा। रबड़ जो बच्चे अ, हम किसी चीज को बांधने के लिए यूज करते हैं, कोई पैकेट को बंद करने के लिए यूज करते हैं, उसमें कितनी इलास्टिसिटी होती है, कितनी उसमें लोचशीलता होती है। जितना हम उसको खींचेंगे उतना वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा कि आएगा कि वो खींचना बंद हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसी वस्तु के कई उपयोग क्या होता है, कोई चीज है उसके हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही कई उपयोग होने की दशा में उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी। भाई हम एक चीज है, मान लो कोई दूध है, ठीक है, अब एक दूध का पैकेट लाए, उससे आप खीर भी बना सकते हो। ठीक है, उसकी आप दही भी बना सकते हो, उससे आप और भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज के क्या है, मल्टीपल यूज हो गए। ठीक है, चीनी से आप चाय भी बना सकते हो। ठीक है, चीनी से आप कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, हलवा भी बना सकते हो, खीर भी बना सकते हो। ठीक है, किसी चीज के जब हम बहुत सारे यूज कर लेते हैं, उस कंडीशन में उस चीज की जो इलास्टिसिटी है, उसकी लोच है, वो क्या होगी। ठीक है, डिमांड एनालिसिस के अंदर हम इसकी इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हो कि मल्टीपल यूज, जब बहुत सारे उसके यूज होते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी। तो भी देखो, यहाँ पर जब किसी चीज के मल्टीपल यूज होते हैं, बहुत सारे उपयोग होते हैं, कोई उपयोग हो, तो कीमत में वृद्धि से इसकी मांग में भारी गिरावट आती है। कीमत में वृद्धि से इसकी मांग में भारी गिरावट आती है, मतलब जब उस चीज के प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे तो उसकी डिमांड गिर जाएगी।
ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है क्योंकि लोग अनावश्यक उपयोग को बंद कर देंगे। अब भी देखो, अब मान लो बहुत कोई कोई चीज है, ठीक है, अब कोई चीज है, मान लो कि आपको चीनी की बात करें, चीनी की बात करें, चीनी हो गई महंगी, चीनी हो गई महंगी, लेकिन फिर भी अब चीनी के हम मल्टीपल यूज कर रहे हैं, चीनी से हम कुछ बना, मतलब हम चूरमा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, चाय में यूज करते हैं हम। अब चीनी के प्राइस हो गए ज्यादा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कम लेनी शुरू कर देंगे, डिमांड कम कम लेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ उससे हम चाय ही बनाएंगे, सिर्फ उससे हम चाय ही बनाएंगे। इसके जब हम मल्टीपल यूज कर रहे थे वो हम कम कर देंगे। मांग कीमत के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, तो जो हमारी डिमांड है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इससे क्या होगा, जो लोच है, जो उसकी इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है, तो जो ऐसे कंडीशंस में जो इसकी इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है, वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके और ऑप्शंस की, ठीक है, अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 यानी कि इनलास्टिक डिमांड, जिसको हम अलोचशील मांग कहते हैं। ये क्या होता है, यदि किसी वस्तु की अत्यावश्यक हो, यदि कोई वस्तु अत्यावश्यक हो, उसका विकल्प आसानी से ना हो, मतलब कि वो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है और उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग बहुत अधिक नहीं बदलती। भाई देखो, अब नमक की बात करते हैं, ठीक है, हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई, बिना नमक के सब्जी में स्वाद नहीं आता, उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। भाई नमक बहुत टाइप के हैं, ब्लैक सॉल्ट, आप ये जो हिमालयन सॉल्ट है, ठीक है, और काला नमक आता, 3-4 टाइप्स के नमक देते हैं, सेंधा नमक हो गया, ठीक है, तो अब हमें क्या है, हम उस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, हम व्हाइट सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, अब वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है, उसका कोई आसानी से ऑप्शन भी नहीं है, अल्टरनेट भी नहीं है, सब्सिट्यूट भी नहीं है, तो कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग बहुत अधिक नहीं बदलती। मतलब कि मान लो अब नमक का पैकेट आता है 25 रुपए का, ठीक है, अब कीमत हो गई उसकी 30 रुपीज, ठीक है, कीमत बढ़ गई, प्राइस उसके बढ़ गए, अब क्या है, फिर भी हम क्या उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो उसकी, लेकिन जिन वस्तुओं के उपयोग हो तो उसकी जो डिमांड है वो इतनी नहीं बढ़ती, मतलब कि उसकी डिमांड पर इतना प्रभाव नहीं बदलता, मांग बहुत अधिक नहीं बदलती, मतलब क्यों है, ऐसा नहीं है कि 25 से 30 रुपए प्राइस होगा तो लोगों ने उसको खरीदना ही बंद कर दिया, थोड़ा कम ले लेंगे, कम यूज कर लेंगे, लेकिन उसको खरीदेंगे, लेकिन जिन वस्तुओं के कई उपयोग होते हैं उनमें ऐसा कम होता है, ठीक है, तो इसका आंसर ये तो हमारा इलास्टिक डिमांड हो गया, वो तो हमारा उसका आंसर हो ही गया था, इलास्टिक डिमांड, क्योंकि मल्टीपल यूज है, ठीक है। अब देखो, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, पूर्णतः अलोचशील मांग, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज, इलास्टिसिटी जीरो, मतलब की कीमत बदलने पर भी मांग स्थिर रहती है, मतलब कि प्राइस चेंज हो गया, मान लो प्राइस बढ़ गया और क्या है, डिमांड सेम है, डिमांड सेम है, मान लो किस चीज का प्राइस था पहले 100 रुपए, अब बढ़ गया 200 रुपये हो गया, ठीक है, मान लो किसी सब्जी की बात करें हम, ठीक है, हम बात करते हैं टोमेटो की, पहले 100 रुपए केजी थे, अब 200 हो गए, अब क्या है, लोग उतने ही खरीद रहे हैं, मान लो 2-2 किलो खरीद रहे हैं, 4-4 खरीद किलो किलो खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होता, डिमांड में अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, ठीक है, तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक है फॉर प्रोडक्ट्स विद मल्टीपल यूजेस, तो भाई देखो, अब वो टोमेटो की जगह क्या करेंगे, और डालना शुरू कर देंगे, और कोई वैरायटी ऑफ एसेंस आते हैं वो डाल लेंगे, ठीक है, या फिर जैसे कि देखो, अब चाय पत्ती महंगी हो गई तो वो क्या करेंगे, कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, ये तो है नहीं कि चाय पत्ती का प्राइस जो है वो ज्यादा हो गया, वो फिर भी उतनी ही खरीद रहे जितनी वो पहले खरीद रहे थे, तो इस तरह के जो ऑप्शन, इस तरह के जो ये होते हैं कंडीशंस, ये क्या होती है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है, अनलिस्टिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इवन ए स्मॉल प्राइस इंक्रीज एलिमिनेट्स डिमांड इंटायरली, देखो मान लो किसी चीज का प्राइस पहले 10 रुपए था, ठीक है, मान लो किसी चीज का पहले प्राइस 10 रुपए था, अब उस चीज का प्राइस बढ़ के 10 रुपए 50 पैसे हो गया, प्राइस बढ़ के 10 रुपए 50 पैसे हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ही प्राइस चेंज हुआ और उसकी डिमांड पूरी तरह से गिर गई है, उसकी डिमांड पूरी तरह से गिर गई है, तो ऐसा भी नहीं होता, इज अनलाइकली मल्टीपल, तो इसकी डिमांड डिक्रीज ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट और इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, ये दो कंडीशन, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो और इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये क्या है,
इमेजिनरी सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन अनरियलिस्टिक होती है, हमारी रियलिस्टिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हमारा किस क्वेश्चन क्या था कि जिस चीजों के मल्टीपल यूज होते हैं उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, जिसके मल्टीपल यूजेस नहीं होती उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। और ये दोनों क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ठीक है, जो हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, नंबर विद मोटो जागो ग्राहक जागो, तो एक ऐड आती थी पहले टीवी पर, जागो ग्राहक जागो, जिसमें वो कंज्यूमर्स को उनके जो उनके राइट्स हैं, उनके जो अधिकार है उसके बारे में वो बताते थे। मतलब कि अगर आपको कहीं पर कोई किसी तरह की आपके साथ कोई ठगी हो जाती है, कोई आपके साथ मिसबिहेव हो जाता है, आपको कहीं लगता है कि आपका कहीं पर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो वो कंज्यूमर से रिलेटेड हेल्पलाइन थी, तो उस हेल्पलाइन का इन्होंने नंबर पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है। भाई देखो, कंज्यूमर हम है। कंज्यूमर कौन है? हम है। जो हम किसी चीज का कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं। हम जो डेली किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, कोई कुछ चीज खा रहे हैं, कोई चीज पी रहे हैं लिक्विड की फॉर्म में, तो हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम क्या है? कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उनके राइट से रिलेटेड एक हेल्पलाइन है जो कि हमारे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, उसका नंबर पूछा हुआ। तो भाई उसका नंबर है 1915। 1915 ये नंबर टोल फ्री नंबर है। इस पर आप कोई प्रॉब्लम है उसको ये एड्रेस करते हैं। ठीक है, नंबर इज 1915। तो ये जो नंबर है, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एनसीएच का आधिकारिक टोल फ्री नंबर है। यह जागो ग्राहक जागो की जो हेडलाइन है वाक्य से जुड़ा है, ये उपभोक्ताओं की शिकायत और समस्याओं का समाधान करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1915, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भी देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें क्या है, दो स्टेटमेंट दी हुई है, उस पर हमें विचार करना है और हमें बताना है कि कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है और कौन से करेक्ट नहीं है। तो भाई देखो, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है, कैट 1947 के स्थान पर डंकल प्रस्ताव के आधार पर विश्व व्यापार संगठन 1995 की स्थापना की गई। यानी कि डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ को समझते हैं सबसे पहले। डब्ल्यूटीओ स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संस्था। 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसकी स्थापना की गई ऑन द बेसिस ऑफ डंकल प्रपोजल इन प्लेस ऑफ गैट 1947। तो भाई देखो, हम सभी को पता है कि डब्ल्यूटीओ से पहले क्या था? गैट था। यानी कि गैट को हम समझे तो ये क्या थी? एक जनरल एग्रीमेंट बिटवीन ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो ये क्या था? जो गैट था, ये पहले एक इंस्टीट्यूशन था, इसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डब्ल्यूटीओ क्या करता है। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है, WTO has been establishment on the basis of international treaty approved by the parliament member of the country। मतलब कि जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना सदस्य देशों यानी कि जो उसके मेंबर्स कंट्री थे उनके द्वारा अप्रूव की गई एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संधि की गई। इंटरनेशनल संधि के स्तर पर उनका अप्रूवल हुआ, उसके आधार पर गैट इसकी डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। ठीक है भाई, तो भाई देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमें पता चल गया। ये क्या है? ट्रेड नेगोशिएशन, यानी कि जो व्यापार से संबंधित जो भी नेगोशिएशन होते हैं, उनमें जो कोई किसी भी तरह के उनके जो विचार विमर्श होते हैं, कोई डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़ा, उनसे रिलेटेड ये कामों को हैंडल करता है, उनको ये मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, ये क्या है? टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, कोऑपरेट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, और ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि व्यापार से संबंधित जो भी उनके समझौते हैं उनकी ये देख रेख करता है, और टैरिफ रिड्यूस कैसे करने हैं, फ्री फ्लो कैसे करना है, इसके बारे में वो उनको सलाह देता है। क्या ये इसके काम हो गए? अब देखो, बात करते हैं काम की। तो भी देखो 1947 में कैट के स्थान पर डंकल प्रस्ताव, मतलब कि एक प्रस्ताव होता है क्या जिसका नाम है डंकल, उसके बेस पर ही जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ है, 1995 में इसको स्थापना की गई। ठीक है, तो भाई देखो क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, समझते हैं इसको। यानी कि जो हमारा डब्ल्यूटीओ है, वास्तव में रियलिटी में क्या हुआ था, 1995 में जब गैट को रिप्लेस किया गया। गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट बिटवीन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट के
उत्तराधिकारी के रूप में इसको स्थापित किया गया, जो 1947 में स्थापित हुआ था, मतलब कि 1947 में उरुग्वे राउंड हुआ था, उसके आधार पर गैट स्थापित हुआ। गैट में वार्ताओं में उरुग्वे दौर, यानी कि जो उरुग्वे दौर हुआ था उस टाइम पर 1986 और 94 के दौरान, उसमें डब्ल्यूटीओ का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। इस दौर के मतलब जब ये लास्ट प्रोसेस पर आते हैं, तो उस प्रोसेस में एक आर्थर डंकल के नाम के एक पर्सन थे, ठीक है। आर्थर डंकल के नाम पर डंकल ड्राफ्ट इसमें शामिल किया गया, जो उस समय गैट के, मतलब कि गैट के क्या थे, महानिदेशक थे, उसके डायरेक्टर थे, क्या थे, डायरेक्टर थे कौन, आर्थर डंकल। आर्थर डंकल क्या थे, उस टाइम पर उरुग्वे राउंड हुआ था 1986-94 के दौरान। उरुग्वे राउंड में गैट पर विचार किया गया, किसको रिप्लेस करेंगे। आर्थर डंकल उस टाइम पर क्या थे, उस टाइम पर वो इसके डायरेक्टर थे, उन्हीं के नाम पर डंकल प्रस्ताव किया गया। और इसी, ये जो ड्राफ्ट है इसी समझौते का, इसी एग्रीमेंट का एक पार्ट था। और इसके 1995 में क्या आता है, 1995 में डब्ल्यूटीओ आता है, जो गैट को रिप्लेस करता है। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट हुई हमारी करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ, क्यों, डब्ल्यूटीओ की स्थापना सदस्य देशों यानी कि जो उसके मेंबर्स कंट्री थे, इस संसदों द्वारा अनुमोदित, जिनको भी उन्होंने सेट किया था, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी, एक संधि के आधार पर की गई। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है भाई। देखो क्या होता है उस टाइम पर, डब्ल्यूटीओ यानी कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है भाई, सभी देशों के साथ समझौता हुआ है, मार्केट समझौता होता है, ठीक है। क्या होता है, मार्केट समझौते के आधार पर ये स्थापित होता है। इस पर 94 में, 1994 में क्या होता है, मोरक्को के, मोरक्को एक देश है, वहां के मार्केश में यहाँ पर क्या किए गए, साइन किए गए, ठीक है, इस समझौते पर। इस समझौते को लागू करने के बाद सभी देशों की सदस्यता एवं निकायों का अनुमोदन की आवश्यकता थी, और उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया, इसके आधार पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। ठीक है भाई, हमने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि गैट कब एस्टेब्लिश हुआ। गैट 1995 में एस्टेब्लिश होता है। गैट ने किसको रिप्लेस किया, गैट ने, सॉरी, डब्ल्यूटीओ ने किसको रिप्लेस किया 1995 में। डब्ल्यूटीओ कब आता है, 1995 में आता है। किसको रिप्लेस किया, गैट को, गैट को कर दिया इन्होंने खत्म, और गैट को कर दिया खत्म, डब्ल्यूटीओ को उन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, ये हमें पता चल गई। ठीक है, डंकल प्रस्ताव आता है। आर्थर डंकल कौन थे, आर्थर डंकल डायरेक्टर थे किसके, गैट के। उनके नाम पर एग्रीमेंट होता है, उनके नाम पर एग्रीमेंट होता है, जिसको हम डंकल प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, 1947 में गैट को स्टार्ट होता है, और 1995 में डब्ल्यूटीओ को रिप्लेस कर देता है। ये स्टेटमेंट ओके है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की एस्टेब्लिश होता है ये इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संधि होती है, बहुत सारे देशों के जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, वो इसको अप्रूव करते हैं। और ये करेक्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोरक्को में मार्केट सम्मेलन होता है, उसमें ये अप्रूवल मिलता है, और ये एग्रीमेंट रिक्वायर होता है, इसी के लिए ये अप्रूवल हो जाता है, और सभी इसको अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमें ये भी पता चल गया कि गैट क्या करता है, जो ट्रेड है यानी कि जो व्यापार से संबंधित जो भी हमें दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसको हमारा समाधान करता है। व्यापार से संबंधित जो भी दो देश है, मान लो ये कंट्री ए है, ये कंट्री है, ये दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आपस में इनमें कोई डिस्प्यूट हो गया, इनमें कोई व्यापार से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके कोई बहस हो गई, कोई कहासुनी हो गई, तो उसको ये देखता है, उसके बीच में ये काम करता है। ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ का काम है। तो क्वेश्चन हमारा ये होता है कंप्लीट। तो ये हमने 2023 के 2023 के जो एस्टेट टीजीटी के 2023 एस्टेट के टीजीटी के इकोनॉमिक्स के जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए थे, इकोनॉमिक्स के जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में, सभी को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास में हम एस्टेट टीजीटी का 2022 का पेपर सोल्व करेंगे, इकोनॉमिक्स पार्ट का, उसको भी हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।